बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात तस्लीम शुदा है कि बहुत सारी बीमारियों के साथ जो है ना ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अब जो है बात की जाती है। यहाँ तक कि अब तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ के हवाले से कंसर्न रहती हैं। क्या जिस्मानी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा इंसान को मुतासिर करती हैं या ज़हनी जो किसी किस्म के अमराज होते हैं वो भी इंसान के जो रोज़मर्रा के जो उमूर हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं? जिस्मानी बीमारी का तो हम समझ लेते हैं बात को, डॉक्टर को अप्रोच भी कर लेते हैं, मगर जहनी बीमारियों का हमें पता ही नहीं है कि वो क्या होती हैं। अगर पता है तो लोग कहते हैं नहीं, लोग क्या कहेंगे। हम समझते हैं कि जहनी बीमारियों का मतलब है पागलपन या पागल होना। तो एक गलत ख्याल की वजह से कई मसले पैदा होते हैं। दिल, गुर्दे, फेफड़े इस जिस्म का हिस्सा है, उनमें बीमारी होती है, सब मानते हैं होती है, उसका इलाज भी कराते हैं। तो दिमाग कहाँ का हिस्सा है? वो भी बेचारा इसी जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी उतनी बीमारी हो सकती है जैसे बाकी जिस्म के हिस्सों में हो सकती है। दिमाग के कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से जहनी बीमारियां हो जाती हैं। कितने किस्म के जो नफ्सियाती बीमारियां इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी बीमारियां, और उसकी जो है वजूहात क्या क्या? सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी तो डिप्रेशन की बीमारी यानी कि उदासी की बीमारी और एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट की बीमारी, ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं नफ्सियात की। कुछ नफ्सियाती बीमारियों को हम कहते हैं न्यूरोसिस, कुछ को हम कहते हैं साइकोसिस। मेजॉरिटी चंक न्यूरोसिस का होता है। उसका मतलब ये है कि हल्के दर्जे की बीमारियां होती हैं, इंसान उसके अंदर अपना होश आवाज नहीं खोता है। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे ही माशरे के फर्द होते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर चौथे बंदे को कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी है। ज़हनी अमराज में जो मुब्तला अफराद होते हैं, क्या उनका इलाज मुमकिन है? किन बीमारियों का इलाज नहीं है और इलाज की का दौरानिया कितना है? क्या उम्र भर फिर ये इलाज जारी रहेगा? क्योंकि देखिए इससे मजबूरी तौर पे असर जेब पे तो पड़ता है। ये एक गलत ख्याल है कि शायद साइकियाट्रिस्ट जो है सिर्फ नींद की नशे की गोलियां देता है, सुलाता है बंदे को, बस और कुछ नहीं करता। अब इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने कि ऐसी दवाइयां हमारे पास मौजूद है जिनमें नींद का कोई असर नहीं है। एलोपैथिक दवाई के बारे में ये बिल्कुल परसेप्शन है कि ये जो है जिस्मानी ऑर्गन्स को है मुतासिर करती है। क्या इसमें ऐसा है? ये बिल्कुल झूठ बात है। और ये एलोपैथिक में तो होम्योपैथिक वालों ने फैलाई हुई है बात। और ये बात ठीक है, होम्योपैथिक जो दवाइयां होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मगर उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। पूरी उस साइंस को आप मान नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स का जो है बच्चों की जो जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर कितना असर आता है और इससे बचा कैसे जाए? आने वाली जो जनरेशन है क्या वो किसी किस्म की बीमारियां लेकर बड़ी हो रही है? ज़हनी बीमारियां दिन में आधे 1 घंटे के आसपास दे देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दें। बेशुमार रिसर्च हो चुकी है कि नशा, चरस, हेरोइन, कोकेन, आइस जो दिमाग के साथ करता है ना, वही उन बच्चों में देखा गया जो बहुत ज्यादा फोन और टैबलेट्स यूज करते हैं। अच्छा, वही चेंजेस ब्रेन में थी। अमूमन ये देखा गया है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो दूसरे लोगों की रवैयों की शिकायत आपसे करते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब बताएं मैं क्या करूं, उस शख्स वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा जो है ओपिनियंस होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा ही टकराव होगा, क्रिटिसिज्म उतना ज्यादा ही क्रिटिसिज्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप KNN पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के शख्सियात को बुलाते हैं और उनसे जिन शोबाजात से उनका ताल्लुक़ होता है उस तक उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त हमारे माशरे का बहुत अहम मामला है, क्योंकि इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक मैटर ऑफ कंसर्न तस्लीम किया जा रहा है। यानी मामला है ज़हनी सेहत का। ज़हनी सेहत एक इंतहाई अहम चीज़ है जो कि आपके रोज़मर्रा के उमूर को सरअंजाम देने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ज़हनी सेहत और इससे मुंसलिक क्या मसाइल होते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं कहूँगा पाकिस्तान में जो ज़हनी अमराज के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर मुबीन अख्तर मरहूम जो हैं उनके साहबजादे और कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन मुबीन अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपके जो फादर हैं उनकी जो खिदमात हैं इस शोबे के हवाले से उसको रिकग्नाइज़ करूँगा। उनका नाम कोई नया नाम नहीं है, बल्कि जब भी ज़हनी अमराज और इससे मुतालिक बात होगी तो उनका नाम सफ़े अव्वल पे नज़र आया है। कई बरसों की उनकी इस फील्ड में जो है वो खिदमात हैं, तो अल्लाह उनको जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरे इल्म में है कि और ना सिर्फ वो इलाज और मुआलजे के अलावा भी जो है उन्होंने अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत काम किया है, और कराची नफ्सियाती अस्पताल का जो एक इमेज है वो प्रिवेंटेशन के हवाले से भी बहुत हमने देखा है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात तस्लीम शुदा है कि बहुत सारी बीमारियों के साथ जो है ना ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अब जो है बात की जाती है। यहाँ तक कि अब तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ के हवाले से कंसर्न रहती हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का ज़ाहिर ताल्लुक होता होगा। एक आम सवाल, क्या जिस्मानी जो बीमारियां हैं और वो ज़्यादा इंसान को मुतासिर करती हैं, या ज़हनी जो किसी किस्म के अमराज होते हैं वो भी इंसान के जो रोज़मर्रा के जो उमूर हैं उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं? थोड़ा इसके बारे में तफसील बताइएगा। देखिए, बीमारी तो बीमारी है, वो जहन की हो या जिस्मानी हो, वो असरअंदाज तो होती है इंसान की प्रोडक्टिविटी पे, उसकी फंक्शनैलिटी पे, तो अफेक्ट दोनों ही करती हैं। मगर मसला ये है कि जिस्मानी बीमारी का तो हम समझ लेते हैं बात, उसको डॉक्टर को अप्रोच भी कर लेते हैं, इलाज भी करवा लेते हैं, तो बेहतरी आ जाती है। मगर जहनी बीमारियों का हमें पता ही नहीं है कि वो क्या होती हैं, और अगर पता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। हम समझते हैं कि जहनी बीमारियों का मतलब है पागलपन या पागल होना या इंसेन होना, और हम ये बात डिस्कस भी नहीं करना चाहते। और फिर जब आप ये समझेंगे कि ये पागलपन है इसका मतलब, तब आप क्यों डिस्कस करेंगे? फिर आपको तो ये डर होगा कि लोग आपको, माशरे वाले, आपके दोस्त यार क्या कहेंगे, आपको पागल समझेंगे। लोग कहेंगे तो नफ्सियाती, और फिर आपको तंग करेंगे और बुली होंगे आप माशरे में। तो इसलिए हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो एक गलत ख्याल की वजह से कई मसले पैदा होते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, और बड़ी ये लॉजिकल बात है अगर आप इसके ऊपर सोचें कि दिल, गुर्दे, फेफड़े इस जिस्म का हिस्सा है, उनमें बीमारी होती है, सब मानते हैं होती है, उसका इलाज भी कराते हैं। तो दिमाग कहाँ का हिस्सा है, वो क्या चीज़ है? वो भी बेचारा ऐसी जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी उतनी बीमारी हो सकती है जैसे बाकी जिस्म के हिस्सों में हो सकती है। तो ये बड़ी लॉजिकल बात है। अगर सोचें तो आप भी कहेंगे हाँ यार, ये बात तो ठीक है कि जितनी दिल में बीमारी हो सकती है, गुर्दे फेफड़े में हो सकती है, तो दिमाग में क्यों नहीं हो सकती? सही है। तो दरअसल दिमाग के कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से जहनी बीमारियां हो जाती हैं, और कुछ इसमें जेनेटिक्स होती है, मौरूसियत होती है कि बाप दादा ख़ानदान से वो जीन्स मिलते हैं बीमारी के, और फिर कुछ असर माहौल का भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है। हम जो है 100% अगर किसी को हो भी, मान भी जाए कि इसको जहनी मसला है, तो 100% उसको ख़राब हालात पे डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि नहीं नहीं स्ट्रेस था, बहुत गुर्बत बहुत थी, इसलिए इसने ऐसा कर लिया। कोई ना कोई हम वजह बना लेते हैं। सही है। उससे और जहनी बीमारियों की जो है ना, और उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है। जैसे कि भाई किसी ने खुदकशी की, तो बजाय ये कहने के भाई ये बीमार था, डिप्रेस था इतने सालों से, इसको इलाज नहीं मिला इसलिए इसने खुदकशी कर ली, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो इश्क में नाकामी हो गई थी दरअसल, इसलिए उसने खुदकशी कर ली। अच्छा, तो ये हमारा सोचने का अंदाज गलत है, लोगों को पता नहीं है। इसलिए तो मैं लोगों को इसका जवाब ये देता हूँ कि इश्क तो तकरीबन हम सभी इसी जवानी से गुजरे होते हैं, कभी ना कभी सभी को इश्क हुआ होता है। हम सब ने तो खुदकशी नहीं की, उसी बंदे ने क्यों कर ली? सही है। तो इसका जवाब ये है कि उसको डिप्रेशन की बीमारी मौजूद थी, ठीक है, और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। सही है। और फिर ये उस पर जब वाकया आया तो फिर ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वो खुदकशी तक गया। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कितने किस्म के जो नफ्सियाती बीमारियां इस वक्त मौजूद हैं, मतलब बड़ी बीमारियां कॉमन जो हैं, और उसकी जो है वजूहात क्या क्या करके मुख्तसरन बताएं। देखिए, जो बहुत कॉमन बीमारी है, सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी तो डिप्रेशन की बीमारी, यानी कि उदासी की बीमारी, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, घबराहट की बीमारी। ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं नफ्सियात की। फिर इसके बाद आती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जनून और यासियत, मतलब तेज़ी आती है और उदासी दोनों आते हैं, फ्लक्चुएट करता है मूड बहुत शदीद। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं। फिर एक बीमारी है OCD,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें होता है ख्यालात का तसल्लुत होता है, बार बार ख्यालात आते हैं और अमूमन गंदी नौयत के होते हैं कि खुदा रसूल नबी के बारे में गंदे ख्यालात आते हैं, ऐसे भी होता है? ऐसे भी बीमारी में होता है। और या महरम रिश्तों के बारे में जिनसी ख्यालात आते हैं। अच्छा, तो ये भी एक बीमारी किस्म है। और उसमें बंदा होता है कि ख्यालात के साथ साथ वहम भी बहुत ज़्यादा होता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार चीज़ें रखता है, कुंडी लगाई तो बार बार देखेगा लगी नहीं लगी, तसल्ली नहीं होती, चीज़ें समेट समेट के परफेक्शनिस्ट होता है, चीज़ें सब कुछ सिमटी हुई हो, ठीक से रखी हो। तो इसको हम OCD कहते हैं। फिर बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, ये चंद कॉमन की मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जनाब शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जो कि नफ्सियात की आप समझे सबसे शदीद बीमारी है, जिसको आप आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो बंदा अपना जो है ना होश नहीं रख सकता। पागल का लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करते, गंदा लफ्ज़ है, नेगेटिव वर्ड है। शिज़ोफ्रेनिया में होता है कि मरीज़ आपको ऐसा लगता है कि जैसे उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, अच्छा, शक्लें चीज़ें नज़र आती हैं, खुशबू बदबू आती है बिला वजह, शक होता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे दुश्मन हैं। उसमें उल्टी सीधी हरकतें भी करता है, उल्टी सीधी बातें भी बंदा करता है। मगर इसकी परसेंटेज जो शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है वो बहुत कम है। जनरल पॉपुलेशन में 1% से भी कम, 0.7-0.8% के करीब ये बीमारी होती है। तो ज़्यादातर बीमारियां जो होती है, एक पुरानी क्लासिफिकेशन है, अभी भी कुछ यूज़ करते हैं। कुछ नफ्सियाती बीमारियों को हम कहते हैं न्यूरोसिस, ठीक है, कुछ को हम कहते हैं साइकोसिस, ठीक है। तो न्यूरोसिस मेजॉरिटी चंक न्यूरोसिस का होता है। उसका मतलब ये है कि हल्के दर्जे की बीमारियां होती हैं, इंसान उसके अंदर अपना होश आवाज़ नहीं खोता है, ठीक है। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे ही माशरे के फ़र्द होते हैं। सही है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर चौथे बंदे को कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी है। हर चौथा बंदा नफ्सियाती बीमारी का, कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, मतलब वो तकलीफ में है कि ये नफ्सियाती बीमारी है, ये शायद उसको ना पता हो, मगर हर चौथे बंदे को मसला है। अच्छा, एक सवाल है मेरा। हाँ जी। कि एक किसी को अगर बीमारी है नफ्सियाती, कोई भी आर्जा लाक है उसको, इसमें से या कोई पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, अमूमी तौर पर मुझे बुखार होता है तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरा टेम्परेचर हाई है जिस्म का। नफ्सियाती बीमारी में एक इंसान अपने बारे में कैसे जजमेंट करेगा और कब वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसका कोई तरीका है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, वैसे तो अमूमी तौर पे ये होता है कि आपको हुआ बुखार। अब बुखार कई किस्म के होते हैं, मलेरिया का भी हो सकता है, डेंगू का भी हो सकता है, चिकनगुनिया का भी हो सकता है, कोई डिफरेंट किस्म के वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बताते हैं नहीं यार आपको फलां किस्म का बुखार है, आपको दवाई देता है और फिर आप ठीक हो जाते हैं। सही है। यहाँ पे ये मसला है कि नफ्सियाती बीमारियों का हमारे डॉक्टरों को भी सैडली नहीं पता। जो हमारे जनरल फिजिशियंस होते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, जिनके पास आप यूजुअली जाते हैं। सही है। क्योंकि मैंने खुद भी MBBS जब तक किया था, साइकियाट्री इतनी कम पढ़ाई जाती है, 1% से भी कम होगी, कि पता ही नहीं होता कि नफ्सियाती बीमारियां, उनका इलाज क्या होता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर हम हाउस जॉब करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी साइकियाट्री का पोर्शन इतना कम होता है, कोई कर ले वहाँ पे काम तो पता चल जाता है, वरना आम जनरल फिजिशियन को इतना नहीं पता होता। ठीक है। तो इस तरह से वो रिफर नहीं कर पाते कि यार आपको साइकियाट्री का मसला है, आप चले जाएं। तो आम बंदों को जो है कुछ मोटी मोटी बीमारियों की अलामतें पता हों तो वो फिर आके क्या मोटी मोटी बीमारियों की जैसे बात करें, डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन बीमारी है डिप्रेशन डिसऑर्डर, का मतलब है उदासी की बीमारी। होता क्या है इसमें? हाँ, इसमें ये होता है कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो उदासी होती है। उदासी मतलब नेगेटिव ख्यालात आते हैं, रोने का दिल करता है, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो भी तो बंदे को लगता है अच्छा नहीं है कुछ भी, बुराई है, नेगेटिव है सब कुछ। इसके साथ साथ जिस्म में भी थकन, कमजोरी, एनर्जी बहुत कम हो जाती है कि जैसे वो काम करता था, पंक्चुअल था बहुत, अब छुट्टियां होने लगी हैं। अच्छा। सुबह उठता है तो काम पे जो है ना जाने की हिम्मत नहीं होती, तो यार चलो अभी हिम्मत नहीं हो रही बिस्तर से उठने की। ये तो थकावट का आंसर है। हाँ, थकावट, मगर आपकी चली जा रही है थकावट। अच्छा, हफ्तों महीने होगा कम होने की जगह बढ़ रही है थकावट, तो ये तो बीमारी है। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ, आपके आसपास इतने सारे लोग होंगे, इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट का तो पता चल जाएगा किस किस को क्या मसला है। तो चंद मोटी मोटी डिप्रेशन की बात करें तो उदासी, मायूसी बिला वजह और प्रोलॉन्ग्ड हो। सही है। बेजा थकन, कमजोरी, जिस्म में कमजोरी महसूस करना। फिर
एनहेडोनिया कहते हैं हम, कि जो चीज़ों का शौक था, करने में मज़ा आता था, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती थी, अब वो चीज़ें करने का भी दिल नहीं करता। जैसे कि कोई क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, वो कहता है मुझे मेरा दिल भर गया यार, दिल नहीं कर रहा यार। कोई कहते हैं तुम तो इतना क्रिकेट खेलते थे, आप क्यों नहीं जा रहे हो? या किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, अब वो किताबें भी नहीं पढ़ रहा है, इतना उदास। वरना तो ये होता है ना, हम उदास होते हैं तो वो काम करते हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं, तो उदासी कम हो जाती है। सही है। इसमें उल्टा होता है कि जो इनको इंजॉय करना होता है वो भी इंजॉय नहीं कर रहे होते। सही है। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें डिप्रेशन की। फिर इसके साथ और अलामतें भी होती हैं, जैसे जिस्म में दर्द हो सकता है, पट्टों में पट्टे खींचे हुए हैं, कंधे में, गर्दन में दर्द हो रहा है। ख़वातीन को अक्सर ये दर्द बहुत रहते हैं, बार बार दवाइयाँ भी खाती हैं, डॉक्टर भी जाती हैं, टेस्ट भी कराती हैं, कोई हल नहीं निकलता। तो मेरी बेगम को कुछ इस तरह की तकलीफ है, तो मैं उसको क्या समझूं? बिल्कुल, मैंने कहा ना भी आहिस्ता आहिस्ता आपको दोस्त, बेगम, रिश्तेदार सबका पता चलेगा किसको क्या क्या मसला है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन बहुत है। सही है। हाँ ठीक है, ये तो हमने डिप्रेशन की बात की। फिर अच्छा, खुदा ना खास्ता ये बीमारी जब बढ़ती है तो जिंदगी से बेजारियत हो जाती है। ये ख्याल आता है कि यार जिंदगी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है जीने का, मर जाऊँ तो बेहतर है। और जब ये शदीद होती है तो खुदकशी के ख्यालात आते हैं और फिर दिल करता है कि मैं अपने आप को मार लूँ। और बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो खुदकशी अटैम्प्ट करती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है। सही है। और मेरा ये ख्याल है कि जो भी आप न्यूज़ पे सुनते हैं कि फ़लाँ ने खुदकशी कर ली, फ़लाँ ने अपने आप को मार लिया, उसमें कहीं ना कहीं नफ्सियाती बीमारी का अंसर ज़रूर होता है। लेकिन अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि हालात की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस या घरेलू हालात की बिल्कुल बिल्कुल, या मोहब्बत में नाकामी या नाकामी पे कोई ना कोई वजह हम कोई वजह बना देते हैं, कोई स्ट्रेस कोई बना देते हैं, जबकि ऐसा 100% नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन जितना पाकिस्तान में होता है उतना ही अमेरिका में होता है। अच्छा, ये 25% का जो रेशो है ये हर मुल्क में उतना ही वैलिड है। ओके, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। ये बहुत बड़ी तादाद है। तो अब आप माली हालात लाएं तो इतने माली हालात तो अमेरिका के तो खराब नहीं होंगे, ठीक है। वहाँ तो कुछ बंदा बिल्कुल फारिग हो तब भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है। सही है। फिर भी वहाँ पे उतनी ही खुदकशियाँ होती हैं, या कम से कम उतना ही डिप्रेशन होता है जितना यहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत आम कैफियत है लोगों की, हम सुनते हैं, लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम सारी सारी रात जागते रहते हैं, कोई वजह नहीं है लेकिन जागते हैं। और शुरू वो करते हैं स्लीपिंग पिल से, और बाद में शायद फिर वो आपके पास ही पहुंच जाते हैं। ये बेख्वाबी की जो बीमारी है, ये क्या नफ्सियाती बीमारी है या कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जब भी कोई अलामत होती है ना, उसके पीछे बीमारी को ढूंढा जाता है। अच्छा, बुखार होना बीमारी नहीं है, बुखार होना एक अलामत है किसी बीमारी की। अच्छा, ठीक है। जिस्म में कोई बीमारी है जिसका रिस्पॉन्स जिस्म कर रही है बुखार करके, गर्म करके अपने आप को। जिस्म में एक इन्फेक्शन है, कोई ना कोई वजह हो सकती है, इन्फेक्शन हो ना हो, कोई वजह हो सकती है। वो इन्फेक्शन भी हो सकती है कि उससे बुखार हो गया। सही है। तो जब डॉक्टर देखता है तो क्या, फिर टेस्ट कराता है, पता चले पीछे क्या बीमारी है, फिर बीमारी का इलाज किया जाता है। सही है। वक्ती तौर पे आपको पेनाडोल भी दे देते हैं ताकि बुखार भी उतर जाए, ठीक है। इसी तरह नींद ना आना भी एक अलामत है जिसके पीछे कोई बीमारी छुपी है। नींद ना आना एक बीमारी की अलामत है, बीमारी की अलामत है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। अब या तो कोई जिस्मानी वजह है, या तो कोई जहनी वजह है। इन दो बीमारियों में से कोई चीज़ हो सकती है। अब जिस्मानी तो सारी बीमारियों का आप टेस्ट करा लेते हैं, सब ठीक आती हैं। तो उन लोगों को मतलब जहनी बीमारी होती है। ये मैं डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की जब बात कर रहा था, उनकी अलामतों में नींद ना आना भी शामिल है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं। कभी कभार तो ये पहली अलामत होती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरी भी नफ्सियाती बीमारियों की, कि नींद उड़ जाती है। ये पहली अलामत होती है, उदासी से भी पहले, कि नींद उड़ गई है, कई दिन हफ्ते हो गए, नींद खराब हो गई है। सही है। तो ये अमूमन जहनी बीमारी की अलामत होती है, नींद ना आना। और इसका हल नींद की दवाइयाँ नहीं होती। ये लोग तो नींद की दवाइयाँ, गोलियां फाक रहे होते हैं, पूरे 6 गोलियां, 2 गोलियां, 4 गोलियां। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ना लोग समझ पाते हैं, ना आम जीपी समझ पाते हैं कि ये जहनी बीमारी है। वो टेस्ट कराते हैं, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, फिर उससे आगे उनको पता नहीं होता, वो नींद की गोली दे देते हैं। ठीक है, नींद की गोली ऐसी है कि पेनाडोल दे दी, मगर एंटीबायोटिक भी तो दो साथ में, जरासीम तो मरे, सारी जिंदगी पेनाडोल थोड़ी खाता रहेगा, और बढ़ेगा और जरासीम। ठीक है। तो कुछ इस तरह से नींद की गोली वक्ती तौर पे दे देते हैं, मगर पीछे डिप्रेशन या घबराहट या दूसरी नफसियाती बीमारी छुपी होती है। उसका जड़ से आप इलाज करेंगे तो नींद का मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से, सालों से हम तवातर से ये वाक़यात हमारे सामने पेश आ रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द ही कुछ ऐसे दरिंदे हैं, जिनसी दरिंदे,
जो कि मासूम बच्चियों और बच्चों को उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर वो उनको कत्ल कर देते हैं। पिछले दिनों भी कराची के एक वकील हैं, उनकी छोटी 4 साल की बच्ची को इसी तरीके के एक जिनसी दरिंदे ने जो है निशाना बनाया, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स वो रिक्शा चलाता था और 2 बीवियों से उसकी तलाक हो चुकी थी। ऐसे कितने लोग हमारे माशरे में घूम रहे हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इन लोगों को पहचाने कैसे? बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, लोग अक्सर इस बात के बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। अच्छा, एक फैक्टर नहीं है जिससे ये ऐसा हो जाता है। ये कितनी एबनॉर्मल बात नहीं है? ये बहुत एबनॉर्मल बात है, नॉर्मल नहीं है ऑब्वियसली, मगर इसकी वजूहात बहुत सारी हैं और उन सब सारी वजूहात पे आप काम करेंगे तो ये चीज़ माशरे से बेहतर होगी। ठीक है, ऐसे लोग हम कहते हैं साइकोपैथ जो बिल्कुल हट के ऐसे काम करते हैं। उसमें ये रेप भी शामिल है, पीडोफिलिया भी शामिल है, मर्डर भी शामिल है। जो सीरियल किलर्स होते हैं, आपने मूवी शूवी भी देखी होंगी कि बिल्ला मारा जा रहा है, कितने 100 लोग मार दिए उसने। भाई आम बंदा तो ऐसे नहीं मार सकता किसी को। तो ये साइकोपैथ होते हैं, ये रेयर होता है मगर ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता है डेफिनेटली। इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये क्यों होते हैं ऐसे। और ये बाहर वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा होता है। वेस्ट में बहुत ज़्यादा, ये हर जगह होते हैं। तो उससे पता, ये कुछ चीज़ें पता चली हैं कि अमूमन इन लोगों पे भी बचपन में तशद्दुद हुआ होता है। अच्छा। हाँ, इनके या तो इन्होंने बहुत तशद्दुद देखा होता है या इन पे बहुत तशद्दुद हुआ होता है और इन ख़राब हालात की वजह से उनका माइंड जो है कुछ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है या डैमेज हो जाता है कि वो बड़े होके जो है ना ऐसे चीज़ें करती हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है मगर ऐसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द? बिल्कुल मौजूद हैं और हम भरोसा नहीं कर सकते किसी का भी। जी बिल्कुल, ये तो जब तक कोई कर ना ले तो बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बिल्कुल कि वो कैसा है। ठीक है, अच्छा ये जो इसमें और भी चीज़ है कि गवर्नमेंट कितनी इस मामलों पे सख्त है, कितने लोगों को सजाएं होती हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। जहाँ पे बहुत सख्ती होगी वहाँ पे ये चीज़ें कम होंगी, भले से उसके माइंड में ये गंदे ख्यालात हों, गंदी चीज़ें हों। ये बात तो अब सऊदी अरब में तो डायरेक्ट गर्दन उड़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये केसेस ना होने के बराबर मिलेंगे। पाकिस्तान में पता है किसी को सज़ा नहीं मिलनी तो ये केसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, पिछले दिनों एक और इस तरह का वाक़या हुआ है, थोड़ा मुख्तलिफ वाक़या है। एक शख्स ने अपनी वालदा को, अपनी बहन को, अपनी भांजी को, अभी लियाकताबाद में वाक़या हुआ है, उसको ज़बह कर दिया। थोड़ी सी अदावत थी। ये रिश्तों के दरमियान अदावत में, उसमें तलखी पर इतना इंसान क्यों रिएक्ट कर रहा है कि जान लेने से भी दरेक नहीं करता? देखिए बिल्कुल, ये भी एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। हमारी भी कभी घर में लड़ाई हो सकती है, आपकी भी होगी, सबकी हो जाती है, मगर कोई इतनी शदीद लिमिट तक नहीं जाता है। इसमें भी डेफिनेटली पीछे कोई ना कोई जहनी मसला या जहनी बीमारी होती है जिसको नज़रअंदाज करते रहते हैं यहाँ तक कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मामला हुआ तो उसको पहले ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं थोड़ी सी, इतनी शदीद तो नहीं मगर अक्सर आपने सुना होगा भी फला चाचा है वो हर वक्त गुस्सा ही रहते हैं। हाँ, नहीं, वो तो बचपन से ही ऐसे गरम मिजाज के हैं। भाई आप ये क्यों नहीं सोचे कोई मसला है, उनको बीमारी है, कोई उनका इलाज कराया। लोग सारी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं। मतलब गरम मिजाज कोई कैफियत नहीं है, बीमारी है ये। साइकेट्री की डेफिनेशन ही यही है कि मतलब लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, उसमें यह कि डिफाइंस डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी। एक आम बंदा जैसे वर्क करता है, रिएक्ट करता है, दोस्तियां करता है, उस तरह नहीं कर रहा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। आम बंदा कभी कभार होता है, ठीक हो जाता है। अगर वो चाचा सारा वक्त ही गुस्सा रहते हैं तो कोई बीमारी है उनको। देखना चाहिए चाचा को दिखाएं आप। आपने सुना होगा ये फला बच्चा ये तो चुप ही रहता है, शुरू से ही ना बात कम करता है। भाई वो डिप्रेस है, कम गो है। अच्छा भाई वो इतना कम गो है कि वो सही से पढ़ नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, घुलता मिलता नहीं है, दोस्त यार नहीं है, तो बीमारी है उसको। अच्छा, वो डिवियंस फॉर सोसाइटी है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो नॉर्म से हट के है। तो उसका भाई दिखा दें, कोई बीमारी निकल आए तो इलाज करवा लें, छोड़ देते हैं हम ऐसी। आपने देखा होगा कि कई बेचारी हमारी मुल्क की ख़वातीन तो बड़ी मजलूम है, शौहर का इतना जुल्म बर्दाश्त करती हैं और सारी ज़िंदगी हो गई वो शौहर भी पीट रहा है, मार रहा है, सब लोग कहें नहीं बेटा बर्दाश्त करो, उसके साथ रहो। वो भाई उसको चेक करवा दो, कोई बीमारी ना हो उसको। अक्सर ये कपल्स हमारे पास आते हैं जो कि तलाक की नहज पे होते हैं और पता चलता है कि उनमें से दोनों को या किसी एक को नफसियाती बीमारी होती है कोई,
और इलाज करते हैं तो फिर हंसी खुशी सब रहने लगते हैं। मतलब आपकी बात से मैं ये नतीजा अखज़ भी करता हूँ कि अगर एक इंसान नॉर्मल बिहेवियर से हट जाता है बिल्कुल सर्टेन टाइम के लिए या सर्टेन फेज़ के लिए, तो आप कंसिडर करें कि उसको कोई बीमारी है नफ्सियाती, उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मोस्ट डेफिनेटली। आप अपने ऑफिस में, घर में नोट कर रहे हैं कि यार एक बंदा है, इसकी किसी से नहीं बनती, ये फौरन गुस्सा हो जाता है, सब लोग उसको अवॉइड करते हैं, यार ये तो जरा चिड़चिड़ा इससे है, बात नहीं करो यार, इससे हाँ। बात नहीं करो, हाँ। मतलब कि कोई ना कोई मसला है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सही उसको है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मोस्ट डेफिनेटली कोई ना कोई मसला है ठीक घर है। के अंदर भी। सही है, अब वो कोई भी हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके उसमें वालिद वालदा भी शुमार हो सकते हैं, सही है, भाई वो भी तो इंसान है ना, उनको भी बिल्कुल बीमारी ऐसे हो ही। सकती है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई ऐसा है कि भाई फला घर का शख्स है जो कि चिड़चिड़ा ज़्यादा रहता है, उससे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, या वो उदास ज़्यादा रहता है, या गुस्सा ज़्यादा रहता है, या हाइपर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ही कुछ जो है ना खुश और ज़्यादा ही काम कर रहा है नॉर्मल से हट के, तो ये नॉर्मल से हट के ये वर्ड होना चाहिए आपके माइंड में कि नॉर्मल से हट के है ये चीज़, कुछ भी परफॉर्म हो तो बस आप समझ तो जाएं। समझेंगे कोई ना कोई साइकेट्रिक बीमारी। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है वो उसमें एक चीज़ बहुत आम आपने देखी होगी कि आपने आज शहर की दीवारों पे भी ये लिखा हुआ देखा होगा कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज जो है उसके लिए जो है इश्तिहारात लगे होते हैं। हुकूमतों ने बहुत कोशिश की है कि ये विजुअल पोल्यूशन, मैं इसको कहूँगा, उसको ख़त्म करें, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जिनसी कमज़ोरी का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं नफ्सियाती बस से होता है, या वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है? क्योंकि आप जो है ज़हनी अमराज और सेक्सोलॉजिस्ट और उसके हवाले से एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के हवाले से भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखें, एक नीड है इंसान की, सेक्सुअल नीड जो है, और इस पे मर्दों को बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि हमारी जनाब ये ज़्यादा हो, टाइमिंग ज़्यादा हो, बड़े हम माचो मैन हो, तो उसका तो खैर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये चूरन मंजन बेचते हैं सब लोग अपना। असल में बीमारी जो होती है तो वो कम होती है बहुत। अच्छा, ठीक है। तीन जो बड़े, और उसकी साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती है, फिजिकल रीज़न भी हो सकती है। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है, कुछ फिजिकल रीजंस भी होती हैं। जो बड़े बड़े मसलों के हम नाम ले लेते हैं ताकि जो हमारे पॉडकास्ट लोग देखें, जी, उनको पता भी बिल्कुल अवेयरनेस के लिए। तो मर्दों के जो तीन बड़े मसले होते हैं वो होता है, एक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ठीक है, डिस्चार्ज, इंजाल जो होता है वो वक्त से पहले हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। टाइमिंग जिसे हम कहते हैं कि टाइमिंग बहुत कम हो जाती है आम फहम में। और ये टाइमिंग का मतलब 1-2 मिनट नहीं है, 1-2 मिनट तो नॉर्मल टाइमिंग है, 2-3 मिनट। लोग अमूमन समझते हैं कि टाइमिंग जनाब घंटों घंटों। लोगों ने बेंचमार्क क्या किया हुआ है आपके ख्याल में? लोगों ने 1-2 घंटे का बेंचमार्क बनाया हुआ है। इसकी भी बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब मसला देखिए बचपन से शुरू हो जाता है कि जैसे बाकी नॉलेज हमें बताए, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ हमें हमारे माँ बाप टीचर बताते हैं, मगर सेक्स के हवाले से हमें कोई भी नहीं बताता। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और किस सतह पर होनी चाहिए? मैं अभी इसी भी आ रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन के बारे में ना आपको माँ बाप बताएंगे, ना टीचर बताएंगे, ना आपकी किताबों में लिखी हुई है, तो आपको पता कैसे चलेगी? कोई वही तो नहीं आएगी, आपको इल्हाम तो नहीं होगा। वो फिर लोग फिल्में देखते हैं, लोग फिल्में देखते हैं और दोस्त यार बताते हैं जिनको खुद नहीं पता होता। तो गलत नॉलेज फैल जाती है। उससे मेरे पास जो मरीज आते हैं ना, 90% का मसला होता है गलत नॉलेज। उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या होती है? उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये मुझे आपको बड़े मसले बताए ना, उसमें मैं आता हूँ। तो सबसे बड़ा मसला तो हमारी नॉलेज की कमी है। सही है। अब मैं आपको कहूँ कि भाई टाइमिंग तो 1 घंटे की होती है, आप कहें यार मैं तो चंद मिनट में फारिग हो जाता हूँ, तो आपको ये बीमारी लगेगी ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आप मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई टाइमिंग 2-3 मिनट ही होती है, तो आपको अब कहेंगे हाँ मैं तो ठीक हूँ, इतनी सी बात है सिर्फ। तो लोग एक दूसरे से तस्करा करते हैं और उसमें झूठ बोलते हैं एक दूसरे को, पता ही नहीं होता। झूठ तो दूर की बात है ना, आपको खुद नहीं पता, ना आपके माँ बाप ने बताया, ना मेरे माँ बाप ने बताया, मैं भी आपको खुद से बता रहा हूँ, आप भी मुझे खुद से बता रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन। तो ये डिसइंफॉर्मेशन का मामला है। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे मसले तो हल हो जाएं अगर हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे दें। ठीक है, प्रॉपर वे में दें, एक उम्र में आने, बलूगत से कुछ साल पहले दें, लड़कियों को अलग दें, लड़कों को अलग दें, माहौल ऐसा हो कि कोई बदतमीजी ना हो, मगर दें जरूर। मुझे याद है मेरी बायोलॉजी की बुक थी, उसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही फाड़ा हुआ था। अब यार इतना भी क्या करने की जरूरत, फटा हुआ और उसके आखिरी पहले पेज चिपकाए हुए।
फेरिस में उसकी इंडेक्स में जाए तो लिखा है रिप्रोडक्शन, पेज खोले तो पेजेस ही नहीं है उसमें। अच्छा। तो, हाँ, तो ये कौन सा, ये ना कोई इस्लाम है, ना कोई ये अकल मानती है, ना कोई ये कल्चर है। ये एक नॉलेज है, बाकी सब नॉलेज की तरह आप ये नॉलेज भी तो देनी पड़ेगी ना आपको, कौन देगा ये नॉलेज? तो मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मसला है। अब मसले होते क्या है, जब जैसे मैंने डिस्कस किया कि पहले तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ज़्यादातर लोग आते हैं कि सर टाइमिंग कम है, ये टाइमिंग बहुत कम है, ये फला है, ये है, तो उनको बताते हैं कि भाई टाइमिंग 2 से 3 मिनट ही होती है, ये ही नॉर्मल टाइमिंग है, तो मेजॉरिटी का तो मसला हल हो जाता है। असल प्री मैच्योर इजैकुलेशन उसे कहते हैं कि बेगम को या पार्टनर को टच करते ही आप डिस्चार्ज हो जाएं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मर्दाना कमजोरी का जो बेंचमार्क है वो ये है कि आप किसी को छूते ही इजैकुलेट कर दे। मर्दाना कमजोरी तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना, ठीक है, उसके अंदर हम नीचे आते हैं। मर्दाना कमजोरी में 3 चीजें, एक चीज की बात हो रही है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। हाँ, कि अगर आपको आपकी पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाती, सही है, उससे पहले डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये बीमारी है। ठीक है, या 1 मिनट से पहले या चंद झटकों में 3, 4, 8, 10 झटके आप गिन सकें, यार इतने झटकों में इंजाल हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ठीक है, सिरत अंजाल। सही ठीक है, ये बहुत जल्दी है, सही है। 2 से 3 मिनट हो जाता है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये पहला मसला हो गया। दूसरा मसला होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, कि मर्द के उज़ू में जो सख्ती आनी होती है वो नहीं आती, या वो इतनी कम होती है कि औरत में दखुल ना हो सके। और किसी भी एज में, वो किसी भी एज में हो सकता है, अमूमन बड़ी एज में होती है चीज, मगर किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा मसला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अच्छा जी, और तीसरा मसला है सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट, के सेक्स की तरफ माइल ही नहीं होता बंदा, दिल नहीं करता सेक्स करने का। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी काफी। और ये दोनों जेंडर्स में होता है? दोनों जेंडर्स में होता है। औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, मर्दों में भी होता है, कम होता है। तो इसको सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट या सेक्सुअल अवर्जन कहते हैं। वो अवॉइड करते हैं सेक्स, और उससे फिर जाते हैं रिलेशनशिप ख़राब होता है। रिलेशनशिप ख़राब। तो इन तीनों की जो है ज़्यादातर तो जहनी वजूहात होती हैं, मगर कभी कभार जिस्मानी वजूहात भी होती हैं। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, काफ़ी टाइम से है, सही से कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इंसान की वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। आपको पता है उज़ू में इतनी वेसल्स होती हैं, तो इस वजह से जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। सही। तो उसकी कुछ दवाइयाँ आती हैं, और फिर आपको बाकी जिस्मानी बीमारियाँ भी कंट्रोल करने हैं कहते हैं। फिर ये होता है कि अक्सर कभी कभार नहीं, कि पार्टनर्स का आपस में ताल्लुक ही ख़राब होता है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से बन नहीं रही, तो जब बाहर नहीं बन रही तो बिस्तर पे कैसे बनेगी? वो ये तो एक इमोशनल कनेक्शन है ना। सही है, ये कोई रोबोट तो नहीं है दोनों इंसान। तो इमोशनल कनेक्शन होता है तब भी सेक्स नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और सबसे बड़ी वजह तो मिस इन्फॉर्मेशन है। ये इंसान को पता ही नहीं होता करना कैसे है, क्या करना है, कब करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। सबसे बड़ा मसला 90% मसले तो पाकिस्तान के हल हो जाएं कि अगर इन्फॉर्मेशन हो जाए। सही है। बहुत सही बातें मशहूर है कि अगर इससे जो है आपके घुटने गलते हैं, वो कमर जो है वो कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां गल जाती हैं। आपने सुना होगा मिथ्स बहुत सारे, मिथ्स इतने सारे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैस्टरबेशन के खिलाफ इतनी मिथ्स हैं कि सब जनाब आप तुम तो मर जाओगे, तो सारी बीमारियां इस वजह से लगी हुई हैं। तो हकीम तो मास्टरबेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, अब उनसे कहें ज़रा साबित भी तो करें। आप इसके हक में? देखिए, हक की बात नहीं बात ये है कि ये एक मजाक है, और वो ये कि 99% men masturbate, and 99% ये एक जोक के तौर पर यूज होता है, मगर असलियत इससे बहुत करीब है। And the 1% who don't are lying. Okay. कि 99% I'm not doing this. हाँ, मैं तो नहीं करता। 99 लोग जो है, मर्द जो है वो मैस्टरबेट करते हैं, मुजदनी करते हैं, और 1% जो नहीं करते ना, वो झूठ बोल रहे होते हैं। ओके। तो ये एक मजाक है, मगर असल नंबर भी इससे बहुत करीब है। ठीक है। मर्दों में खास तौर पे बहुत हाई रेशो है मैस्टरबेशन का, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का मसला नहीं है। और औरतों का भी है, औरतों का थोड़ा सा मर्दों से कम है, मगर उनका भी काफ़ी ज़्यादा है। और पूरी दुनिया मैस्टरबेट करती है। अगर मैस्टरबेशन का कोई नुकसान होता ना, पाकिस्तान के मर्द तो मर चुके होते सारे, सिर्फ औरतें चला रही होती मुल्क को।
जितने नुकसान हकीम बताते हैं, फैक्ट आप कह रहे हैं, जितने हाँ, नुकसान सही बात हकीम है। जितने नुकसानात वो बताते हैं, कम से कम घुटने तो खत्म होते, व्हील चेयर पे तो होते आधे मर्द। संडे मैगजीन में तो पूरे पूरे इश्तिहार होते हैं उनके इसके ऊपर। हाँ ना, बड़ा अच्छा बिजनेस है, मंजन बिक जाता है आपका अच्छा खासा। तो आपके ख्याल में ये जो डिसइंफॉर्मेशन है और उसकी वजह से रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, और अगर किसी के साथ इससे मुंसलिक मसाइल हैं तो उसे बिल्कुल सेक्सोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए, प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए, उससे उसका रिश्ता भी बच जाएगा। रिश्ता बच जाएगा, उसकी जिंदगी देखें। आप चले शादी की बात ही ना करें, बच्चा जब जवान होना शुरू होता है उसके जिस्म में चेंजेस आने शुरू होते हैं, उसके पीनस, उसका टेस्टिकल, उसका पूरा जिस्म में चेंजेस आते हैं, वेस्कुलराइज होता है, बच्चे उसी से डर जाते हैं। सिर्फ प्यूबिक हेयर आना, बाल जो आते हैं ज़ेरे नाफ, आप अगर बच्चे को नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा भी होता है, तो वो पहली दफा जिंदगी में कोई इतना बड़ा तब्दीली आएगा, उसी से डर जाते हैं बच्चे, इतनी परेशानी में होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लड़के भी लड़कियां भी। लड़कियों को तो चले माएँ कुछ बता देती हैं बच्चियों को कि पीरियड्स आएंगे, उसका कैसे ख्याल रखना है, क्या होता है। लड़कों को तो कोई भी नहीं बताता, बाप तो बात ही नहीं करता इस हवाले से। बहुत मुश्किल बात लगती है। बच्चे इतनी बुरी वक्त से गुजरते हैं, आपको बताऊं। और फिर अब वो तलाश कर रहे होते हैं भाई कुछ जवाब, वही दोस्त यार मिलते हैं, उनको डिसइंफॉर्मेशन का वहां से शुरू हो जाता है, वहां से मामला शुरू हो जाता है। तो वो मिलते हैं दोस्त यार, वो और गलत बात बता देते हैं, तो और परेशानी में इजाफा हो जाता है। छोटी सी बात ही करूं मैं आपसे कि बच्चे जब नए नए जवान होते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, तो एहतलाम होना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल अमल है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। एक जिस्म में चीज़ बनती है जो निकलनी होती है। इतने परेशान होते हैं लड़के कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता होगा, आप भी इसी माशरे का हिस्सा है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो और उनको अगर बता दिया जाए बेटे नॉर्मल चीज़ है, ऐसा ही होता है जब लड़के जवान होते हैं, ऐसे कोई नुकसान नहीं, उठो सफाई करो, नहा लो, बिस्तर धो लो, खत्म कहानी। मगर उसके बाद कहें नहीं अरे यार तुम्हारे तो हड्डियां गुल रही हैं, तुम्हें तो बहुत खतरनाक कोई बीमारी है, और तुम्हारे तो घुटने खत्म हो जाएंगे, और तुम तो बहुत गंदे ख्यालात आते हो। मैं ये भी होता है, ये वजह से होता है, तुम तो गंदे ख्यालात आते हैं तुम्हें, तुम तो गंदी चीजें देखते होगे जरूर, बदमाश हो तुम, तो क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो बच्चा कहता है यार मैं तो कुछ किया ही नहीं बेचारा, मैं तो मुझे पता ही कुछ नहीं, उसको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात है। चलें ज़हनी अमराज के ऊपर वापस आते हैं कि ज़हनी अमराज की जो अलामात तो आपने बता दी, ज़हनी अमराज में जो मुब्तला अफराद होते हैं क्या उनका इलाज मुमकिन है? पहली बात, किन बीमारियों का इलाज नहीं है और किन का इलाज का दौरानिया कितना है? क्या उम्र भर फिर ये इलाज जारी रहेगा? क्योंकि देखिए इससे मजबूरी तौर पे असर जेब पे तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इलाज पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, हमने सिर्फ डिप्रेशन की बात की थी जी, डिप्रेशन। हम और बीमारियों की भी जरा बात कर लें जो कॉमन है जी। नेक्स्ट बीमारी है घबराहट की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर। सही है। उसमें ये चंद मोटी मोटी अलामतें होती हैं कि पहले दिल की धड़कन तेज होती है, धक 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 फील होता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आने वाला है, सांस घुटता है, सांस लेने मुश्किल होती है, हाथ पांव कांपते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, खौफ होता है कि कुछ गलत हो जाएगा, और बहुत शदीद हो तो लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अक्सर लोग वो हार्ट के अस्पताल भागते हैं, ईसीजी कराते हैं, बार बार ईसीजी कराते हैं और वो सब सही आती हैं, और हार्ट का डॉक्टर बजाय साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने कहते हैं आप सब ठीक है घर जाएं, सारे टेस्ट ठीक है आपके। और भाई तकलीफ में तो है ना वो, और बाज़ औक़ात वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी भेज देते हैं। जी सेकंड वो पेट के डॉक्टर के पास। इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं, पेट में दर्द, पेट खराब, गैस गोला हो रहा है, हाजमा खराब है, सारे टेस्ट ठीक आते हैं, फिर भी तकलीफ तो मौजूद है। वो गैस पेट का डॉक्टर सारे टेस्ट कराता है, कहते नहीं आप सब कुछ ठीक है, आपके दिमाग में, बस आप घर जाएं। और भाई उसको तकलीफ तो उतनी ही हो रही है ना, टेस्ट भले से क्लियर है, उसका इलाज कौन करेगा? सही है। उसको भी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की जरूरत होती है। अक्सर आपने बच्चे देखे होंगे, एग्जाम होने वाला है जनाब, पेट खराब, स्कूल जाना है या पेट में दर्द हो रहा है ऐसा होता है, इतनी कॉमन चीज है। तो उसका भी आप टेस्ट कराएंगे तो पेट सीख आएगा सब कुछ। ये भी ज़हनी बीमारी की वजह से इन दर्दों को साइकोसोमैटिक पेन हम कहते हैं, कि वो जिस्मानी दर्द जिनकी जड़ दिमाग से शुरू होती है, नफ्सियात से शुरू होती है। तो घबराहट की हम बात कर रहे थे, तो ऐसा होता है कि जैसे घबराहट, दिल की दौरा आ जाएगा, सांस रुकती है, फिर हाथ पांव सुन हो जाते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोग गिर भी जाते हैं, तो ये घबराहट की बीमारी होती है। तो इसी तरह हम बात करें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की। बाइपोल का मतलब है कि दो पोल्स, एक उनका पोल होता है कि जिसमें जुनूनियत, तेजी आ जाती है, ज्यादा खुशी, ज्यादा काम, वो ड्यूल पर्सनैलिटी कहते हैं। ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे उसको, मूड स्विंग, एक्सट्रीम मूड स्विंग कह लें।
तो उसमें ज़्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें, यार मैं तो ये हूँ, तुम लोग क्या हो, और मैं यार एक बंगला होगा, फलां गाड़ी होगी, मैं तो बाहर जाऊँगा, अपना बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, गुस्सा भी ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। मगर ये कुछ टाइम रहता है, फिर उसका डिप्रेशन का फेज आ जाता है कि उदासी, मायूसी, बैठे हुए हैं, ना काम ना बात ना कुछ भी नहीं, यार कोई दिल नहीं कर रहा है, कोई अब दिल नहीं कर रहा। तो आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, उनके फ्लक्चुएट करता है मूड। अब ज्यादा गौर से देखा करूंगा। हाँ, और आपने एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि बहुत सारे मूवी स्टार, फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिनको आप टीवी में देखते हैं, उनको ये बाइपोलर की बीमारी होती है। अच्छा जी, आपको देखा होगा कि यूं आया एक बंदा, ये उसके गाने मशहूर, फिल्म मशहूर, फला मशहूर, फिर गायब इतने सालों के लिए। हाँ, घर बैठ गया। बहुत रीसेंट और अच्छी मिसाल दूं, हनी सिंह का सुना है आपने? यो हनी सिंह, वो उसका भी यही हुआ था, कल पहले भी हो चुका है उसका, 7 साल के लिए गायब, 5 साल के लिए गायब, आया फिर ये गाने आए फिर गायब। उसने तो एडमिट करता है, उसके आप वीडियोस लगाएं, इस पॉडकास्ट में देखें, वो एडमिट करता है मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर, मैं दवाइयाँ खाता हूँ, मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था इसलिए तबीयत इतनी खराब हो गई। अच्छा जी, खुल के एडमिट करता है वो। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। एक लिंकिन पार्क बहुत मशहूर बैंड था, उसका वोकलिस्ट ने खुदकुशी कर ली थी उस डिप्रेशन में आके। अभी वो इंडियन ही बॉलीवुड का सुशांत यही नाम ऐसे था, उसने भी खुदकुशी कर ली थी। ऐसे आपको बेशुमार सेलिब्रिटीज की मिसाल मिल जाएगी जिन्होंने खुदकुशी की थी। ठीक है, तो ये डिप्रेशन या बाइपोलर की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें तेजी आती है, सब कुछ अच्छा होता है, काम भी ज्यादा, सोच भी ज्यादा, बड़ा ख्यालात, मशहूर हूँ मैं, मेरी मशहूरी हो, लोग मुझे माने, ये ख्याल भी आते हैं उसमें। और फिर जब डिप्रेशन में आता है तो इतनी शदीद उदासी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ठीक है, तो ये बाइपोलर की बीमारी होती है। ओसीडी का हम जिक्र कर चुके हैं कि ख्यालात आते हैं ऐसे कि खुदा, नबी, रसूल के बारे में इतने गंदे ख्यालात हैं कि लोग बताते ही नहीं है। ये कैसी बात है? ये नई बात है, ये बड़ी अजीब बीमारी है कि उनको ख्याल आ रहे हैं खुदा, नबी, बुजुर्ग, मजहब, कुरान है नहीं है, अल्लाह है नहीं है, हमें झूठ तो नहीं बोला गया। अच्छा, ऐसे ख्याल, गुस्ताखाना ख्यालात जिसे आप कहें। अच्छा, और वो ज़्यादा ख्यालात ऐसे होते हैं कोई आप जिक्र नहीं कर सकते किसी से, कोई तोहमत ही लगा देगा आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्लास्फेमी का केस ही कर देगा, तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? और फिर बंदा खुद गुनाहगार। ऐसे बीमार भी हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत कॉमन है, बहुत परसेंटेज है, मैं एग्जैक्ट परसेंटेज ही बता दूंगा आपको। अच्छा, तो ये बहुत कॉमन बीमारी, नफसियाती बीमारी है। अब वो लोग बड़े बचा के, छुपा के, कहीं से पता चल गया कि कुछ नफसियाती मसला है तो डॉक्टर पहुंच गए, बता भी ना, हम कहते हैं कि ऐसे ख्यालात आते हैं आपको, हाँ डॉक्टर साहब कैसे पता चला? अच्छा, हाँ, तो फिर उनको बताते हैं क्योंकि ये एक बीमारी है, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस ऐसा हो रहा है आपके कि आपको ये ख्यालात आए जा रहे हैं। आप कोई गुनाहगार नहीं है, कोई शैतान का हमला नहीं हुआ आपके ऊपर। सही है। अच्छा, ऐसे पहले लोग जाते हैं मौलवियों के पास। अब उन मौलवियों को बेचारों को जहनी बीमारी का तो नहीं पता, वो तो ये समझते हैं कि भाई शैतान का हमला हुआ होगा। वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, आप पे शैतान का हमला हुआ है, आप नमाजें पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये सब कुछ करने से भी ठीक नहीं होता, तो वो तो और पक्का हो जाता है कि हाँ शैतान का ही हमला हुआ है। लगता है कि देखो मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो फिर ये समझने की ज़रूरत है। हम बहुत आसपास के हमारे जो मौलवी उनको भी रिसाले भेजते हैं इसके, कि उनको पता चल सके, क्योंकि उनके पास लोग आते हैं। ठीक है, ये जहनी बीमारी है। अच्छा, फिर जिनसी ख्यालात भी आते हैं इसके अंदर। अच्छा, और महरम रिश्तों के, माँ बहन बेटी के बारे में भी जिनसी ख्यालात आते हैं। ये भी इतना गंदी सोच है। अच्छा, मगर ये भी बेचारे बहुत मजबूर होते हैं बीमारी की वजह से, यार इसका उनका कसूर नहीं होता। ठीक है, वो बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, वो उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे गंदे ख्याल आते हैं, वो माँ के पास नहीं जा रहे, बहन के पास नहीं जा रहे, गंदे ख्याल जो आ रहे हैं उनके बारे में, कहीं कि मुझे ऐसा कुछ कर ना बैठूं, ये उनकी सोच होती है। तो और बहुत तकलीफ दे अमल है। आप खुद सोचें, अगर आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो बहुत कुछ करने का बेबस हो जाएगा, बार सारा वक्त ख्यालात आ रहे होते हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा सफाई करे जा रहे हैं, एक घंटा बार हाथ धोना, हाँ, बार कंघा करना, नहाने गए तो 2-3 घंटे हो गए अंदर ही बैठे हुए, नहा के नहीं निकल रहे। सही है। तो ये OCD कहते हैं इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो ये भी बड़ी कॉमन है। फिर आखिर में स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसकी हमने बात की कि गैबी आवाज़ें, शक्लें नजर आती हैं, शक होता है मेरे खिलाफ है, उल्टी सीधी बातें करता है। ठीक है। ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं जहनी बीमारियों की। ठीक, इलाज पे आ जाते हैं हम। हाँ, इलाज पे और कितने दौरानिया लगता है। बिल्कुल, ये एक गलत ख्याल है कि शायद साइकेट्रिस्ट जो है सिर्फ नींद की, नशे की गोलियां देता है, सुलाता है बंदे को, बस और कुछ नहीं करता, और सारी जिंदगी ये देता रहता है। ये परसेप्शन गलत है। ये परसेप्शन 100% गलत है। लोग समझते हैं आप ऐसे ट्रैंक्विलाइजर देते हैं कि भाई इलाज नहीं हो रहा होता, बस बंदे को सुला रहे होते हैं। बिल्कुल। ये बात दरअसल शुरू ऐसे हुई कि जब बिल्कुल स्टार्ट हुई साइकेट्री की फील्ड, वो भी रिसेंट है, 50, 60, 100 साल भी नहीं हुए होंगे। अच्छा। तो
उस शुरू में जो दवाइयाँ बनी उन सब में नींद का असर बहुत ज़्यादा था। सही है। वो भी सिर्फ नींद की गोलियाँ नहीं थी, मगर नींद का असर बहुत था, तो मरीज हर वक्त ज़्यादातर सोता रहता था। तो यही मशहूर हो गया भाई ये तो बस नींद की गोलियाँ देते हैं और कुछ नहीं करते। मगर अब ऐसा नहीं है, अब इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने कि ऐसी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है जिनमें नींद का कोई असर नहीं है, और नशा तो इनको वैसे ही नहीं लगता, कोई आदत नहीं लगती है। सही है। ठीक है, तो और हर बीमारी का अलग दवाई है। ऐसा नहीं है कि मैं सिजोफ्रेनिया में डिप्रेशन की दवाई दे दूं और डिप्रेशन है। ठीक है, तो हम डिप्रेशन की जैसे बात करते हैं, जब डिप्रेशन की बीमारी पहली दफ़ा डायग्नोस हो, उसकी तशखीस हो, मरीज हमारे पास आता है। उसको कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होता, आप बस फिजिकली जो सिम्टम्स देखते हैं? जी, हिस्ट्री लेते हैं पूरी, उन मरीज की हिस्ट्री, उनसे घर वालों रिश्तेदार की हिस्ट्री, उससे फिर फैसला करते हैं कि क्या बीमारी है इसका। ठीक है। ये बीमारियां किसी टेस्ट में, एक्सरे में, MRI में नहीं नजर आती। ये भी क्लियर, आपने अच्छा सवाल किया, ये क्लियर करना जरूरी था। लोग अक्सर कहते हैं कि टेस्ट तो करा लें। टेस्ट हम कराते हैं ये देखने के लिए कोई और जिस्मानी बीमारी साथ में ना हो, क्योंकि कभी कभार जिस्मानी बीमारियां शदीद हों तो उससे भी नफसियाती अलामात आ जाती हैं। सही है। तो उसमें फिर जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सब क्लियर हो तो मतलब ये एक और डॉक्टरों के लिए भी ये बात है कि अब जब पेट के आपने सारे टेस्ट करा लिए और वो ठीक हैं मगर दर्द बरकरार है तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें। दिल के आपने सारे टेस्ट करा लिए मगर दर्द बरकरार है तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें। एक बंदा कंप्लेन कर रहा है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, दिल घबराता है। हाँ जी, तो आपको भेजना चाहिए, आपको भेजना चाहिए। सही है। और ये खवातीन में काफ़ी कॉमन है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द, गर्दन, हर वक्त कमर में दर्द, थकन रह रही है हर वक्त। तो ये तो हमारी खवातीन को अक्सर ये थकन का जो शिकायत क्यों होती है? ये डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको कि डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे कॉमन बीमारियां हैं नफ्सियात की। ओके। और ये बीमारियां खवातीन में डबल होती हैं मर्द के निस्बत। डबल, थोड़ी ज्यादा नहीं, डबल होती है। डबल शिद्दत ज्यादा होती है? नहीं, होती डबल है। अच्छा। मतलब कि अगर इस कमरे में 10 मर्द हैं और 10 औरतें हैं तो 5 मर्दों को बीमारी होगी, 10 औरतों को बीमारी होगी। ओके, रेशो ज्यादा है। डबल है। डबल है। ठीक है, अगर पूरे मुल्क में 1 करोड़ मर्दों को है फर्ज करें तो 2 करोड़ औरतों को है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की जो है ज्यादातर खवातीन डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है? ज्यादातर तो नहीं, मगर मर्दों से ज्यादा रेशो है। मर्दों से ज्यादा रेशो है डिप्रेशन एंजाइटी की। और आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें जो जेंडर का जो परसेंटेज है वो कितना फर्क है? दोनों ही होते हैं। इक्वल होते हैं। देखिए, अस्पताल आने वाले लोगों का मामला अलग होता है। औरतों का माशरती जो मसला है वो बहुत बड़ा है कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत पे उसके बात आ जाएगी कि नफसियाती मरीज है, शादी का क्या होगा। आप मुझे कोई एक मिसाल बताएं कि कोई नौजवान जोड़ा आपके पास दोनों कभी आए? बहुत। वो किस लिए आए? दोनों जब आते हैं वो तो मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं या सेक्स का इशू है या एक बहुत गुस्सा करता है। ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है। ओके। बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेजॉरिटी तो लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग अकेले आते हैं, शौहर बीवी को ला रहा होता है, बीवी शौहर को ला रही होती है। बेगम शौहर को लाती है कभी? कभी शौहर मान के आ जाता है? बस कभी ना कभी तो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो हम इसी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर कोई नशे का एलिमेंट होता ही नहीं है। ओके। अगर आप सालों साल के साथ जिंदगी भी खाते रहें तब भी दवाई को छोड़ा जा सकता है। सही है। नशे को तो नहीं छोड़ा जा सकता आसानी से। ठीक है। और फिर दूसरा, एक तो नींद का मसला था। अब दवाइयाँ जो आ रही हैं उसमें हमारी मर्जी होती है कि नींद वाली देनी है कि बगैर नींद वाली देनी है, क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर नफ्सियाती बीमारी की पहली अलामत ही नींद उड़ना होती है। नींद उड़ जाती है तो उनको दवाइयाँ ऐसी दी जाती है जिसमें नींद का असर हो भाई। ओके। हाँ, स्लीपिंग पिल्स आप कब तक देंगे, उनका असर खत्म हो जाएगा वक्त में। सही है। तो उनको फिर ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनमें नींद का असर हो। सही है। मगर जिनकी नींद ठीक होती है उनको फिर हम ऐसी दवाई देते हैं जिसमें नींद का असर नहीं हो। अच्छा, अब बात आती है कि डॉक्टर साहब अब चले मैं सही भी हो गई, अब कब तक खाऊं? तो इसमें देखें एक फॉर्मूला है कि जब पहली दफ़ा बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, तो ठीक होने के बाद कमो बेश 1 साल तक दवाई खिलाते हैं। इतने लंबे टाइम वो ज़रूरी होता है। देखिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो ट्रेंड है दवाई खाने का, जी, उसमें इतनी पंक्चुअलिटी का मसला होता है। बिल्कुल। तो इसमें तो फिर इलाज की जो सक्सेस रेट है वो खराब हो जाता होगा। बिल्कुल खराब हो जाता है। जो लोग समझदार नहीं हैं, इसकी नौयत को नहीं समझ पाते, वो फिर अपना बार बार खराब करते हैं बीमारी को। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं ना कि शुगर की जो बीमारी है उसमें कब तक दवाई खानी होती है? ताउम्र। अच्छा, और ब्लड प्रेशर की दवाई? ताउम्र। और दिल की बीमारियों में? ताउम्र। बिल्कुल।
और साइकेट्री में ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं हाँ, मगर उसके जो कोर्सेज होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, सही। 1 साल कमोबेश 1 साल। फिर अगर फर्ज करें एक बंदे को खिलाई 1 साल दवाई, बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद 1 साल भी खिलाया पूरा जबरदस्त A1, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। ओके, वो भी हम करते हैं, मरीज पे नहीं छोड़ा जाता, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। फर्ज करें 80 mg मिलती थी, अब उसको हम कहेंगे 60 mg पे ले आएंगे, फिर कुछ हफ्ते देखेंगे उस पर भी बिल्कुल ठीक है, फिर 40 mg पे ले आएंगे, फिर उसको कई हफ्ते देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल 20 mg एक दवाई पे ले आएंगे, ठीक है, उसमें भी ठीक रहा तो फिर उसकी दवाई हम बंद करके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मरीज वो होते हैं जो कि जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं, उनको दोबारा दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, दोबारा बीमार नहीं होते। सही है। मगर कुछ इसमें मरीज होते हैं जिनका कुछ सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की अलामत वापस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब ये वक्त चंद महीने भी हो सकता है, चंद साल भी होते हैं, केस टू केस वेरी करता है, कुछ लोग 50 साल बाद भी आते हैं। अच्छा, हाँ, दोबारा बीमारी आने का। तो ये केस टू केस वेरी करता है, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता है कब आपकी बीमारी वापस ठीक है। अच्छा, वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जब दोबारा बीमारी आने लगती है तो हम दोबारा दवाई को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं और फिर उसको और लंबे अरसे के लिए देते हैं, 1 साल से ज़्यादा या कभी कभार सारी उम्र। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको पूरा कोर्स बता दिया कि किस तरह से ये चलता है। ठीक है। और ये दवाइयाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सेफ होती हैं और ये बनती ही इसीलिए कि जिंदगी खा सकें तो कोई नुकसान। लेकिन एलोपैथिक दवाई के बारे में ये बिल्कुल परसेप्शन है कि ये जो है जिस्मानी ऑर्गन्स जो को है मुतासर करती है, क्या इसमें ऐसा है? ये बिल्कुल झूठ बात है। अच्छा, हाँ, और ये एलोपैथिक में तो होम्योपैथिक वालों ने फैलाई हुई है ये बात। अच्छा, हाँ, और ये बात ठीक है, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सही है, मगर उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। आप पूरी उस साइंस को आप मान ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, नहीं, इसके ऊपर बेसिकली बेशुमार रिसर्चेज हो चुकी हैं। इसका ये मेरा परसेप्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी का, ये आप नेट पे चले जाए, सही है, जो रिसर्च जो पेपर लिखते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, उसका डेटा पब्लिश करते हैं, तो होम्योपैथी में बेशुमार स्टडी हो चुकी है। तो उसका जो फायदा है वो प्लेसिबो से ज्यादा नहीं आया। प्लेसिबो किसे कहते हैं हम? हाँ, वो चीनी की गोली इफेक्ट, चीनी की गोली होती है। ठीक है। हालांकि ये जब शुरू किया गया था बहुत टाइम पहले, तो अच्छी नीयत से शुरू किया गया था होम्योपैथिक। पहले ज़माने में जो है वो डॉक्टरों का इलाज ऐसा होता था कि उसी से मरीज मर जाते थे। कपिंग करना, वो काटते थे, खून बहाते थे कि गंदा खून निकल जाए, खून निकलेगा तो बंदा ही मर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो साहब थे, नाम भूल गया मैं उसका, जिन्होंने होम्योपैथी का स्टार्ट किया, उन्होंने ये किया कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट में सफाई हो। पहले ज़माने में सफाई जरासीम में डिस्कवर नहीं हुए थे, सफाई रखते थे, जाहिर सी बात है। तो उसने साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, अच्छे अच्छे लोग रखे, मुस्कुरा के प्यार से मिलें, और उनको बस क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनका इलाज हो, तो चीनी की गोलियां दे दिया करता था वो। ठीक है। तो उससे तो देखा ये कि जो इनके पास जाते हैं होम्योपैथिक साहब के पास, उनके तो मरीज ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। वहाँ जो जा रहा है वो तो खून कट रहा है, मर रहे हैं, जरासीम लग रहे हैं उनको। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, शुरुआत अच्छी थी। फिर अब तो साइंस ने तरक्की कर ली है, हर बीमारी की एक दवाई आ गई है, वो उसको केमिकली ठीक करता है। सही है। अभी जो हम मॉडर्न एलोपैथिक का लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। एलोपैथिक का तो कोई लफ्ज़ है नहीं, ना किताबों में लिखा हुआ है। उसकी बुनियाद ये है कि कोई भी दवाई बनती है उसको प्लेसिबो इफेक्ट से कंपेयर किया जाएगा। सही है। फर्ज करें एक नई नवेली एंटीबायोटिक बनी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंटी मलेरियल बनी है, तो अब 200 लोग लिए जाएंगे, बल्कि 300 लोग आप समझ लें। 300 को मलेरिया हो गया, 100 लोगों को वो नई नवेली एंटीबायोटिक दी जाएगी, दूसरे 100 के ग्रुप को एक चीनी की गोली दी जाएगी। पता किसी को नहीं होगा कौन सी चीनी की है, कौन सी एंटीबायोटिक है, ठीक है। और तीसरे ग्रुप को हम देख लेंगे कुछ भी ना देखें, फिर तीनों के रिजल्ट देखेंगे हम। तो अगर चीनी की गोली से भी फर्ज करें 60 लोग सही हो गए और एंटीबायोटिक से भी 60 लोग ही सही हुए, तो फायदा है इसी एंटीबायोटिक का। तो मतलब वो कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी दवाई। ठीक है, ठीक है। वो फेज आपने सुना होगा कोरोना के अंदर, फेज 1 2 3 ट्रायल फेज हो रहा है, यही हो रहा होता है। अगर चीनी की गोली से 30% लोग ठीक हुए हैं और एंटीबायोटिक से 60% लोग ठीक हो गए हैं, ठीक है, फिर हम कहेंगे हाँ भाई इस दवाई का कोई फायदा भी है। ठीक है। तो होम्योपैथिक में जो रिसर्च होती है उनका रिजल्ट प्लेसिबो के करीब ही रहता है, ठीक है, इसलिए उनको फिर हम ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें एक और बात मैं ऐड करूं, जी जी, कि अब कहेंगे नहीं यार मेरी फला आंटी थी, उनको तो बीमारी थी, डॉक्टर के पास भी गई, जब होम्योपैथिक दवाई दी वो ठीक हो गई।
लोग कहते हैं बहुत लोग मिल और जाएंगे लोग ये आपको। भी कहते हैं कि भाई आप ये होम्योपैथिक की दवाई जो है बहुत महंगी होती है अच्छा। और इम्पोर्टेड होती है, तो जाहिर है ये तो असर कर रही होगी असर और कर लोग रही होगी। बहुत लोग claim जाते हैं करते हैं। लोग। अच्छा, हाँ। इसको हम कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, ठीक है, कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। साइंस में इसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। हाँ, अब ये ऐसी है कि मैं कहूँ यार तुम लोग कहते हो सिगरेट से कैंसर होता है, वो मेरे बाबा 90 साल के हो गए, दिन में 2 मेरे डब्बे, नाना ने भी पिए पूरे नाना ने को। 2 डब्बे मुकाते थे हाँ। बचपन से, 90 साल के हैं, अपनी जाती मौत मरे हैं वो, नेचुरल डेथ। तो ये तो सिगरेट वगैरह तो झूठ बात है। सही है। मैं कहूँगा उसका जवाब कि सर ऐसे नहीं है। आप 100 नाना लेके आए सिगरेट पीने वाले और 100 लेके आए जो सिगरेट नहीं पीते, फिर बताएं उनमें से कितने बचे, इनमें से कितने बचे। ठीक है, उनमें से कोई एक आध नाना ही होंगे आपके जो बच गए 100 में से। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बना के बड़े स्केल पे, बड़े सैंपल साइज पे रिसर्च की जाती है, फिर पता चलता है। ठीक है। अच्छा, आपने ज़हनी अमराज की बात की, तो एक और मिथ भी है हमारे यहाँ कि अब अगर कोई ज़हनी मरीज होगा या ज़हनी अमराज में मुब्तला होगा, तो एक आम परसेप्शन है कि यार इस पे कुछ जादू वादू करा दिया किसी ने, तो वो जाता है जादू वाले चक्कर में जाता है, फिर उसके दम दरूद होते हैं। वो बिल्कुल, वो भी एक मतलब मैं उसको ठीक चीज समझता हूँ, रूहानी इलाज की एक अपनी वो है। ऐसे वाकयात भी आपने देखे हैं कि लोग आपको कहते हैं कि जी बहुत दम दरूद कराया, समझ नहीं आया, अब आए यहाँ पे, तो तब आप क्या देखते हैं? बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। अच्छा, जो दम दुरुद करा के आते हैं, या जिन भूत कहते हैं, इनमें जिन भूत है, या तो साया हो गया, या जादू हो गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि हर जिन निकाल देते हैं, जादू भी तोड़ देते हैं और तावीज़ें भी तोड़ देते हैं। अच्छा, दवाइयाँ बड़ी एडवांस आ गई हैं। ठीक है, तो बात यह है दरअसल कि वही बात है कि बीमारियाँ, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, बाकी नफ्सियात की बीमारियाँ शुरू से ही थी, मगर इंसानियत को पता नहीं था कि ये जहनी बीमारी है। ओके, ठीक है। अभी आजकल आप बात करते हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट के, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ बढ़ नहीं रहा, पता चल रहा है कि डिप्रेशन है, ये जो डिस्कवर हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इंसान की जहनियत जो है ना, हम अननोन से डरते हैं, जो हमें ना पता हो उससे हम खौफ खाते हैं। तो हम, इंसान का जहन हर चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है। सही है। अब कई 100 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले लगा लें, अब किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसको गैबी आवाज़ें आ रही हैं, गैबी शक्लें नज़र आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे भाई जिन्नी होंगे, और क्या हो सकता है। ऐसा ही है। नेचुरली माइंड वहाँ पे जाता है, इंसान का समझ नहीं आता ना। मतलब जिस शख्स को कान में आवाज़ें आती हों, हाँ, तो वो यही सोचेगा यार कोई बंदा यहाँ नजर आ रहा है, मैं कहूँ यार ये सांप जो खड़े हुए हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं, आप कहें भाई कोई है ही नहीं इधर, क्या बातें कर रहे हो। ऐसे ही है। तो कोई फिर बात होगी कि भाई ये जिन नजर आए लगता है इसको, ये इधर ही बंदा आता है। मैं आपको बहुत रिसेंट मिसाल दूं, मिर्गी की बीमारी की, एपिलेप्सी, दौरों की बीमारी की। में आप कहीं जाकर थोड़ी अवेयरनेस हुई है। हाँ, अभी कुछ सालों पहले तक वो जिनों की वजह से होता था, अब वो जहनी बीमारी, वो दिमाग की बीमारी हो गई। ऐसे ही है। और कुछ साल पहले तक वो चमड़े के जूते भी सुंगाते थे, भले कुछ चमड़े के जूते मारते भी थे, पता नहीं क्या कुछ मिसपरसेप्शन। बाहर के प्रीस्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि मौलवी झाड़ फूंक कर रहे हैं, क्रिश्चियन के पादरी, हिंदुओं के पंडित, सब ये झाड़ फूंक करते थे ऐसे लोगों पे, और वो झाड़ फूंक हो रही थी। अब वो दवाई से निकल जाता है वो वाला जिन। अब तो साबित हो गया, अब तो MRI के अंदर आ जाता है, EEG में आ जाता है, दवाइयां जिन निकाल रही हैं, दवाइयां जिन निकालने लगी। तो इंसानियत ने वक्त के साथ साथ तरक्की की, और ये पता चलता गया कि ये जो हम पहले जिन, भूत, जादू, टोना, साया समझते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि ये बीमारियां हैं। ठीक है, कुछ जिस्मानी हैं, कुछ दिमागी हैं, कुछ नफ्सियाती हैं। सही है। ठीक है, तो ये साबित हो गया है, और ये दुनिया ने आहिस्ता, इंसानियत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है। बहुत रिसेंट मिसालें मैं आपको दे दूँ, बहुत मशहूर मूवी हैं, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ फला, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, अमेरिकन मूवीज हैं, बहुत मशहूर हैं। एग्जॉर्सिज्म ऑफ फला फला फला, उसमें ये पादरी पढ़ के फूंक रहे होते हैं, दम दुरुद कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअल केसेस से मूवियाँ बनाई गई थी, और ये सारे जहनी बीमारी, एपिलेप्सी के ऐसे केसेस थे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अहम मामला है जो कि इस वक्त हर घर में लोगों को दरपेश है, वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स का जो है बच्चों की जो जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर कितना असर आता है, और इससे बचा कैसे जाए। आज तो बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ता,
वो उसको खाना भी खाना है तो उसे फ़ोन के बगैर वो खाना नहीं खाता, तो ये मामला किधर जाएगा? आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो किसी किस्म की बीमारियां लेकर बड़ी हो रही है, ज़हनी बीमारियां? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस पे जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज़म जो है, ज़्यादती जो है, वो गलत है। अच्छा, ये तो कहते हैं ना कि इबादत भी बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इबादत भी एक्सट्रीम लेवल पे, उसकी भी इजाज़त नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना वो गलत है। अब बच्चा फ़ोन 6-6 घंटे दिन में यूज़ कर रहा है, ये बहुत गलत है। मगर इस मॉडर्न दौर में आप बच्चे को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दे ही ना शुरू से, ये भी गलत है। वो तो दुनिया से, लोगों से पीछे रह जाएगा, सीखेगा ही नहीं। सही है। कंप्यूटर यूज़ करना, आईपैड यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना, मुस्तकबिल तो इसी से भरा है। तो मियाना रवि होनी चाहिए इसके अंदर, बीच का रास्ता, दरमियान का रास्ता होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि कितना बच्चों को दे देना चाहिए फ़ोन। तो इसका निकलता है कुछ दिन में आधे घंटे से 1 घंटे के आसपास दे देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दें। और उस पर भी नज़र रखें बच्चा क्या देख रहा है, कंटेंट क्या है, कंटेंट कंट्रोल जिसे कहते हैं। कंटेंट कंट्रोल करें और कम देर के लिए दें, मगर दें। अब तो सारी पढ़ाई फ़ोन और लैपटॉप से हो रही है, किताबें तो खत्म होती जा रही हैं, वो तो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। सही है। हमने पूरे अपनी MBBS किताबें तो रखी हुई तो थी, मगर ज़्यादा तो मैं नेट से पढ़ता था, अभी भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, दुनिया के साथ चलने की ज़रूरत है, मगर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आप दें, आधे से 1 घंटा दिन का दें, और वो भी एज अ रिवॉर्ड दें उसको। अच्छे काम करने पे इनाम उसका रख दें कि भाई तुमने मेरी बात मानी, सारी पढ़ाई की, स्कूल गए, होमवर्क किया, तो ये आधा घंटा तुम्हारा फ़ोन आ, ठीक है। और वो भी फ़ोन तो चले, आजकल वो आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करीब से देखने से बच्चों की नज़र खराब हो रही है, तो स्क्रीन दे दें, टीवी पे लगा लें, या लैपटॉप हो, ज़रा बड़ी स्क्रीन का दूर हो, तो बस इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। मगर बिल्कुल ख़त्म करना भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा देना तो नुकसानदेह है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, बेशुमार रिसर्च हो चुकी हैं कि नशा, चरस, हेरोइन, कोकेन, आइस जो दिमाग के साथ करता है ना, वही उन बच्चों में देखा गया जो बहुत ज़्यादा फ़ोन और टैबलेट्स यूज़ करते थे। अच्छा, वही चेंजेस ब्रेन में थी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल हमारा ब्रेन काम करता है डोपामीन पे। वो क्या होती है कि हम जो भी काम करते हैं ना, ये डोपामीन थ्योरी है, ये केमिकल होता है हमारे दिमाग में जो हमें इनाम देता है हमारे कामों का, हमारे अजर देता है हमारे अमाल का, अंदर ही अंदर। मैंने क्रिकेट खेली, बड़ा मजा आया। आप डोपामीन को समझ लें दिमाग की करेंसी है, रुपए। डोपामीन हम कहते हैं दिमाग के रुपए हैं, ये पैसे हैं। मैंने क्रिकेट खेली, मुझे 100 रुपए मिले, बड़ा मजा आया, मैंने एंजॉय किया, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा कुछ दिनों बाद क्रिकेट खेलूं। मैं जब भी खेलता हूँ मुझे 100 रुपये मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, पढ़ाई की, चले पढ़ाई में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, मगर फिर भी मुझे उससे इनाम मिलता है, दिमाग मुझे 50 रुपये देता है। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा दिल करेगा मैं क्रिकेट खेलूं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिसका दिमाग मुझे ज़्यादा पैसे देगा, जिसका दिमाग मुझे ज़्यादा पैसे देगा। अच्छा, मैं खाता हूँ पिज़्ज़ा, उसका भी मुझे दिमाग देता है 200 रुपये। अब मैं कहूँगा यार ये पिज़्ज़े फोड़ो यार। ठीक है, तो दिमाग ऐसे काम करता है। अब मैं ले लेता हूँ चर्स, मुझे मिलते हैं 1 लाख रुपए। तो मैं क्या पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, पढ़ाई करूंगा, या मैं कहूंगा ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये करूं मैं। ओके। आप एक जॉब करते हैं 12 घंटे और आपको तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपए, और एक आप जॉब करते हैं घर बैठे बैठे, उसमें 5 मिनट काम करना है, आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए। आप कौन सी जॉब लेंगे? 30 लाख वाली करेंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो ये नशे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोपामिन रिलीज कराते हैं ब्रेन से, उतना इतना मजा आता है इंसान को, दिलो दिमाग को, जिस्म को, कि फिर और कुछ करने का दिल नहीं नशे पे हम अलग से इस पे मजीद आगे बात करेंगे। तो ये जो मैं टैबलेट्स और फोन देखने से भी यही होता है। अच्छा, ठीक है। और जितना ज्यादा एडिक्टिंग होगा उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। ओके। आप ये नोट किया होगा आपने कि पहले हम 3-3 घंटे की बॉलीवुड मूवीज देखते थे, बड़ा मजा आता था। फिर वो हॉलीवुड की 1-1, 1.5 घंटे की मूवी पे आ गए, फिर वो सीरीज पे आ गई, 40 मिनट, आधे घंटे का ड्रामा सीरीज, और अब यूट्यूब की सेकंड्स की शॉर्ट्स पे आ गए, और 3 घंटे की मूवी देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती। अटेंशन बहुत मुश्किल काम है जी। तो आपको 3 घंटे में अगर 1000 रुपए का डोपामिन मिलना था, अब आपको हर सेकंड 1000 रुपए मिल रहे हैं, शॉर्ट्स ऊपर कर करके। तो ऐसा बच्चा तो क्यों ना छोड़े शॉर्ट्स, जिसके दिमाग को इतना मजा आ रहा है। मुश्किल काम है। तो ये उसी तरह से एडिक्टिव बिहेवियर है जैसे कोकेन, चर्स और वो करती है।
नशे समझ रहे वो हैं मेरी बिल्कुल बात? एक नशा है, मतलब आप उसको एक नशा कंसिडर अगर करेंगे। इतना आप देंगे तो बिल्कुल नशे की बिल्कुल तरह। नशे, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि एक माँ का बच्चे की शख्सियत साजी में उसकी जो ज़हनी सेहत होती है बच्चे की भी और माँ की खुद की ज़हनी सेहत से बच्चे की शख्सियत साजी पर कितना असर होता है, और दूसरा वालिदैन के आपस के जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक का उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है और वो उससे क्या सीखता है? बहुत ही ज्यादा असर होता है। अगर 100% नहीं तो 90% तो होता होगा। कैसे होता है? माँ बाप का आपस में रवैया, माँ बाप का बच्चों से रवैया, इसका बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, जहनी सेहत पे बहुत ज्यादा असर चलें कुछ होता है। सिचुएशन बताएं। रिसर्च हुई है बेशुमार, जिनको डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, जहनी बीमारी थी, सही है। तो उनसे रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च की कि पूछा गया भाई तुम्हारे बचपन में हालात कैसे थे। मेजॉरिटी के अंदर, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में निकला कि उन पे तशद्दुद, उनको मारना, उनको जलील करना, या आपस में माँ बाप, मतलब वो टेंशन और परेशानी का माहौल उन्होंने देखा है, जुल्म का, लड़ाई झगड़े का, या उनके साथ हुआ है। ठीक है। तो मेजॉरिटी के निकल आया कि उनके घर में ऐसा माहौल था। सही तो है। इससे हम कहते हैं कि वेरी हाई एसोसिएशन, कि जिनके माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं या बच्चों के साथ लड़ते रहते हैं या सज़ा ऐसी देते हैं जिसमें फिजिकल टॉर्चर हो या मेंटल टॉर्चर हो, उनको बड़े होकर जहनी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को मारने के हक में हैं आप? बिल्कुल गलत है। मारने का तो ना साइंस इजाज़त देती है, ना हमारा दीन हमें इजाज़त देता है। सही है। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस दिखा दें जहाँ सल्लल्लाहु ने बच्चे को मारा बहुत हो। प्यार करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को। बेइंतहा मारना तो बहुत दूर की बात है, आप डांटने का या सख्ती का, जरा सख्ती से बोल दिया किसी बच्चे को। अब बल्कि आज के इसके बरअक्स आपको हदीसें मिल जाएंगी कि बच्चों ने इतने इतने बड़े बड़े गलतियां की और आप सब ने फिर भी प्यार ही किया उनको। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें तो ना दीन इजाज़त देता है, ना आप साइंस ने वो तजर्बा करके साबित कर दिया, तो ना हमें साइंस इजाज़त देती है कि बच्चों पे सख्ती की जाए। रूल्स होने चाहिए, ये नहीं कह रहे कि बिगाड़ दें बच्चों को, रूल्स होने चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम आते हैं अभी। तो आपने ओरिजिनली सवाल क्या किया था मुझसे? मेरा सवाल ये था कि हाँ, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? असर पड़ता है। अच्छा देखिए, ये तो बिल्कुल साबित चीज़ है कि असर पड़ता है, और ये भी देखा गया कि जिनको डिप्रेशन होता है उनके बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। मरूसियत का भी कोई ताल्लुक? हाँ, तो ये फिर जब इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि दोनों तरह से ही है। कि एक तो वैसी मरूसियत होती है कि उसमें जीन्स होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं डिप्रेशन के, और फिर उनका रवैया भी ऐसा होता है कि उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फर्ज करें कि, और ये आपने देखा होगा कि अगर मेरी माँ ने मुझ पे किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा किया है, सही है, तो मुझे भी उस चीज़ पे अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा आएगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा बुरा ही मान जाएंगी इस बात का, कि घर में होता ये था कि जब बेल बजती थी, छोटी सी बात है अल्लाह के बाद, तो अम्मी जो है ना बड़ा गुस्सा करती थी, चीखना चिल्लाना होता था, उठाओ बेल क्यों नहीं, फ़ोन की बेल को उठा नहीं रहा, काम मर गए हैं सब, फ़ोन कब से बज रहा है, एक उनका रवैया था। तो अब जब भी फ़ोन बजता है ना, मेरी घबराहट शुरू हो जाती, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। सुनते आ रहे हैं वो, क्योंकि मेरे साथ ये रवैया रहा है। ओके। और मेरे बच्चों के साथ भी मैंने ये अनकॉन्शियसली, मुझे पता भी नहीं मैं ये कर रहा हूँ, कि जब भी बेल बजे घर में, मैं कहूँ बेटा क्यों नहीं उठा रहे, क्या हो गया, कब से बेल बज रही है, उठाओ जाके, तो मेरा हाइपर हो जाता था। अच्छा ये बात मुझे, और मैंने कभी नोट ही नहीं की ये बात मेरी बीवी ने नोट करवाई। ओके। अच्छा उसके घर में उल्टा होता था, क्यों कहते बच्चियां जो है बाहर की फ़ोन नहीं उठाएंगी और बेल पे नहीं जाएंगी, तो कभी उठाए तो उनके अम्मा अब्बा डांटते थे, क्यों उठाया तुमने फ़ोन, लड़के उठाएंगे। तो उसका उल्टा था, फ़ोन से उसको चिढ़ होती थी और मुझे घबराहट होती कि जल्दी से उठा लूँ। तो उसने कहा कि आप इतना क्यों हाइपर हो जाते हैं, बेल बजने से क्या हो जाएगा, क़यामत थोड़ी आ जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या मसला है। फिर पता चला कि एक्चुअली अम्मा जो है वो उस पर बड़ा जोर देती थी, इस पर बड़ा गुस्सा हो जाती थी, तो मुझे ऑटोमेटिकली इस पर गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर माँ बाप ने किसी बात पे गुस्सा किया, आपको डांटा है, छोटी कहते हैं ना भाई उठे नहीं तुम अपने बाप के लिए और तुम्हें चंड पड़ गया, तो आपका बेटा भी जब नहीं उठेगा आपके लिए, आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको थप्पड़ मारने का दिल करेगा। सही है। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स बंदा लर्न कर लेता है, बच्चे जो देखते हैं वही सीख लेते हैं। तो डिप्रेशन और ये बीमारियां मौरूसियत से भी आती हैं और फिर वालिदैन के बिहेवियर से भी बढ़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी होना एक फितरी अमल है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं।
सिंगल पेरेंट जो चाइल्ड होता है उसकी जहनी मेंटल हेल्थ कहाँ खड़ी होती है, और जो माँ बाप ऐसा सेपरेशन कर रहे हैं या सुन रहे हैं हमें, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो जो बच्चे को वो अपनी किसी वजह से या ना की वजह से या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से अलग कर रहे हैं उन बच्चों को, आने वाले दिनों और सालों में उनकी मेंटल हेल्थ कहाँ खड़ी होगी? मेरे ख्याल से ये बात तो किसी साइकेट्रिस्ट से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये तो सबको पता है कि उस बच्चे के जो है मेंटल हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ऐसे तो ऐसे माँ बाप बिल्कुल इस बारे में सवाल क्यों नहीं उससे सोच पीछे रहे? का होना चाहिए कि उस तलाक तक या जुदाई तक बात पहुंचे नहीं, लड़ाई ना नहीं हो, चाहिए, हाँ। उसका क्या किया जाए? उस पे तो आपने बता दिया ना, वो लेकर आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल। बाद में जो है ये उस बाद में तो बहुत ही नुकसान हो जाए। बच्चे जो हैं बहुत डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ लेके पैदा होते हैं। अक्सर को बीमारियां हो जाती हैं, जहनी बीमारियां, और बहुत परमानेंट बिहेवियरल चेंजेस उनमें, पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं। हाँ, बहुत ख़राब। ये तो मेरे ख्याल से साबित शुदा बात है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उससे पहले की बात करें कि वहां तक, तलाक तक, जुदाई नौबत तक नहीं आनी चाहिए, नौबत ना आए। हाँ, उसमें भी आपने अक्सर सुना होगा कि जो तलाक हुई आपके जानने वालों में छोटी छोटी बातों पे हो गई। यार कुछ ऐसा था ही नहीं, ना कोई बड़ा मसला था, ना किसी ने किसी को बहुत मारा, ना जलील किया। अक्सर सुना होगा आपने कि छोटी तलाक हो गई, छोटी बात पर हो गया, पता किया तो कोई खास बात ही नहीं थी, हमें नहीं रहना, बस नहीं रहना। तो ये मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यार जब ऐसा हो रहा है, मियाँ बीवी लड़ते हुए आ रहे हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए, तो जब दोनों से बात करके पता चलता है कि वजह तो कोई है ही नहीं, तो बिला वजह लड़ रहे हैं दोनों, कोई वजह नहीं है लिटरली, या कोई है भी तो बहुत छोटी छोटी वजूहात हैं जिनका हल बहुत आराम से किया जा सकता है। तो अक्सर को कि असेसमेंट के बाद ये पता चलता है कि दोनों को या उनमें से किसी एक को कोई जहनी बीमारी निकलती है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर है, तो जिसमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत वो कम हो जाती है। तो ये निकलता है कि अक्सर कोई ना कोई डिप्रेशन वगैरह निकल आता है। ओके। और उस वजह से क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई जोड़ा जो है इस तरह का एक्सट्रीम फैसला करने जा रहा है तो उससे पहले एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए साइकियाट्रिस्ट की, बिल्कुल, दोनों को मिलकर, और एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब मियाँ बीवी के जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं उसका जो है वो रोज़मर्रा के अमूर पर कितना असर होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे कितना असर होता है? अगर उनके आपस के अंदर कोई गड़बड़ है तो वो दुनिया के साथ मेजर लेवल पर कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, ऐसा मुमकिन है? गलत कर रहे होंगे का बात तो नहीं है, मिस हैंडल कर रहे होंगे, सिचुएशंस मिस हैंडल कर रहे हैं। ये है कि इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, खाना खाने के बाद दूसरी सबसे ज़रूरी नीड जो है वो सेक्स का जज्बा रखा है अल्लाह ताला ने। तो सेक्स इतना स्ट्रॉन्ग जज्बा है कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही है। और जब भी अल्लाह ने उसके हलाल जरिए भी प्रोवाइड किए हैं आपको, जैसे खाने के अंदर हमें हलाल खाने का जरिया बताएगा, ये खाने खाओ, ये हलाल है तुम्हारे लिए। ऐसा तो नहीं कहा कि खाना खाओ ही नहीं, कायनात ने पूरा निजाम वज़ा किया उसके। हाँ, तो इसी तरह अल्लाह ने जब खाने की हमें अंदर हिस्स रखी है तो उसका बताया भी है क्या खाना है। इसी तरह अल्लाह ने हमारे सेक्स का जज्बा भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है और उसका जरिया भी बताया कि कैसे उसको सही तरीके, हलाल तरीके से निकाला जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारा अमूमन कल्चर का, हमारे माहौल का एक, कहते तो नहीं है बज़ाहिर, मगर ये होता है कि जो ज़्यादा सेक्शुअल ख्यालात हैं या सेक्शुअल ड्राइव जिसकी ज़्यादा है वो बुरा इंसान है। अच्छा, एक जनरल ये परसेप्शन होता है ना, 4 आपके दोस्त हैं, एक बहुत ज्यादा सेक्सी बातें करता है तो आप ये कहेंगे ये तो बड़ा बदमाश इंसान है, यही ख्याल आता है। हाँ, ऐसे ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। ये एक नेचुरल जज्बा है जो अल्लाह ने रखा है, किसी का ज्यादा किसी का कम, भूख भी किसी को ज्यादा लगती है किसी को कम, लेकिन ये टॉपिक टैबू है, मगर ये टैबू है। तो बजाय इसको आप छुपाएं, उसको सही हलाल जरियों में इसको निकालें, इसको नजरअंदाज नहीं करें, उसको दबाएं नहीं, दबाने से नहीं दबेगा, ठीक है। उसको अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शादी करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से हराम काम करना आसान है, हलाल काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर, और ये जज्बा आप दबा नहीं सकते, तो आपका माशरा तो इस तरफ जाएगा। उसके बजाय आप शादी को आसान कर दें भाई। शादी तो बहुत मुश्किल काम है, शादी बहुत मुश्किल काम है भाई। बच्चा पढ़ेगा, फिर उसकी नौकरी लगेगी या बिजनेस होगा, जब स्टेबल हो जाएगा फिर शादी होगी, 50 लाख रुपए लगेंगे, हाँ, कम से कम। तो आप एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बा है
और इसको भी इस ख्वाहिश को पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल इस्तात होना एक बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ है। और हमारे हदीस भी हैं इसके ऊपर कि तुमने इस्तात हो तो शादी करो, नज़रों को नीचा रखता है। और तो मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, खाना पीना पूरा हो यार, घर के 10 अफराद हैं, 11 हो जाएंगे तो कौन सा अजाब आ जाएगा। अब ठीक है, नहीं जाए ना भाई हनीमून पे अमेरिका, बाली वाली नहीं जाए हम हनीमून पे, ज़रा सादगी से रहें। सही है। तो शादी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो आप पूरा करें सही तरीके से, माशरे के अंदर भी तो ये जो सेक्सुअल परवर्जन है और डिवियंस है ये भी कम होगी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अफसरदा मिसाल दूं। मैं ऐसे अभी रक्शे पे ट्रैवल कर रहा था, तो आगे जो रक्शे वाला बैठा हुआ था वो बड़ा उम्र का आदमी था, शक्ल से भी शरीफ लग रहा था, मगर रास्ते में जितनी खवातीन आए सबको उसने ताड़ा। और अच्छा, ये मैं सवाल अभी आपसे ये सवाल अलग से करूंगा। ये बहुत अहम सवाल है। एक और अहम सवाल मेरे पास है। हमने अमूमन अपने इर्द गिर्द मर्दों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि उनकी बेगमात उन पर बहुत ज़्यादा जो है ना, उनको बेवफाई का अंसर उनके खिलाफ नजर आता है, यानी शक का लफ्ज जिसे हम यूज कर सकते हैं। बेगम को बहुत शक होता है। तो बड़ी मासूम है हमारी बेगमात को बहुत शक होता है। मोबाइल फोन छुपाए जाते हैं एक दूसरे से, मतलब मर्दों की हरकतें ठीक नहीं है ना? मर्द ये जो शक का जो ताल्लुक है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी मेंटल हेल्थ से भी होता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशनल जो है फीलिंग्स है। लेकिन मेजॉरिटी 99% ऑफ द केसेस में तो बीमारी नहीं होती है। वो तो शक की बीमारी होती है, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो तो ऐसी होती है कि आप कुछ भी कर लें उसको शक नहीं होता, वो यकीन होता है कि तुम किसी के साथ हो। पैथोलॉजिकल जेलेसी उसको, या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी हम कहते हैं, वो तो बीमारी होती है, वो बहुत कम परसेंटेज में। मेजॉरिटी जो है वो तो भाई आप क्यों मोबाइल छुपाते हैं उससे, पासवर्ड क्यों लगाया फोन में, दे दे, बेगम है आपकी, वो जहाँ जा रहे हैं बता के जाएं, क्यों लेट आ रहे हैं। उसमें मर्दों का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारी अपनी प्राइवेसी है। ऐसी क्या अल्लाह ने कहा लिबास हो, तुम एक दूसरे का लिबास से क्या पर्दा होता है। सही बात है। आप ऐसी चीज छुपाएंगे, ऐसी हरकतें करेंगे तो शक होगा। सही है। ठीक है, इसमें मैं बार बार दीन का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस पे यकीन रखते हैं। वो आपसे की एक हदीस है, उसका मफहूम ऐसा है कि आपसे रात के अंधेरा लाइटें वाइटें नहीं होती थी, अपनी बेगम को छोड़ने गए तो 2 लोग खड़े हुए थे साहबा, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, नबी पे कौन शक कर सकता था, नाउज़ुबिल्लाह। मगर आप ने खुद बताया कि ये मेरी बीवी सफ़िया है, मैं इनको घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। सही। उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं, कि शैतान जो है वो तो दिल में ऐसे बैठा होता है, शक पैदा करता है, तो आप क्यों मौका देते हैं बीवी को वो शक भी करे, उसको बताएं कि भाई मैं इधर हूँ, ये लो मेरा फ़ोन चेक करो। सही है। हाँ, आप ये उसका दूर करें, उसका हक है जानना कि आप कोई ऐसा काम हरकत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक वो अभी आपने जो जवाब के दौरान एक सिचुएशन बताई, ये बहुत आम बात है। ख़वातीन घरों से निकलती हैं और मर्द उनको जिस तरीके से घूरते हैं, मतलब बहुत पैथेटिक है। हर शख्स इस बात को फेस करता है। बहुत आम बात। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? वजह है, बिल्कुल। क्या वजह? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की, मैं आपको भूखा रखूं 10-20 साल, कुछ खाने को ना दूं, वैसे तो आप मर जाएंगे, का इंसान भूखा नहीं रह सकता, थ्योरेटिकली बात करो। सही है। और फिर अचानक से आपके सामने में जबरदस्त सा जो है ना खाने का केक शेक ये रख दूं, और मैं आपको बोलूं बेटा खाना नहीं है इसको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, चाहते ना चाहते आपका माइंड भटकेगा, छूने की कोशिश करेंगे, चख लेने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसा, क्योंकि खाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जज्बा सेक्स का है। ये फ्रॉइड ने भी जो मैस्लो की हायरार्की है नीड्स की, उसमें भी है ये चीज़। सही है। तो आप भाई हलाल तरीके से पूरा नहीं होने देते, ठीक है, शादी हो नहीं रही है, मुश्किल आपने बना दिया है, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, तो बंदा फिर ऐसी हरकतें करने लगता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा दीन वीन इस्लाम भी नहीं है हमारे जहनों में, नाम के मुसलमान है नाउज़ुबिल्लाह, तो बंदा फिर इस तरफ बढ़ता है। अगर आप इसको अलाउ करें, हलाल तरीके से शादियां आसान करें, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। फिर एक और चीज़, अपनी आप वैसे तो दोस्तियां रखते हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ अलग रवैया होता है, और बेगमों के साथ अलग रवैया होता है। ये क्या वजह? गर्लफ्रेंड और बेगम में क्या फर्क होता है? क्या बहुत फर्क होता है। क्या फर्क? गर्लफ्रेंड होती है प्यार करने के लिए, बेगम होती है काम करवाने के लिए। ओके। तो फिर बस
आप बेगम लाते हैं, आपके घर के काम हो सके, आपके अम्मा अब्बा को कोई संभाल सके, सफाई सुथराई हो सके, खाना बना के कोई दे सके, फ्री में मिल जाए कोई, वैसे तो महंगे मासी महंगी मिलती है, तो बस फिर वो यही काम करेगी आपसे। वो प्यार मोहब्बत इश्क करने का टाइम थोड़ी होगा उसके पास। सही है, ये बहुत लॉजिकल बात है। मैं आपको सुबह से शाम आपसे काम करवाता रहूं, फिर मैं कहूं भाई आओ मुझे प्यार भी करो, मेरे साथ बैठो भी, बातें भी करो। साइकाइट्रिस्ट आप ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बंदा आप खुद देख लें कि आम मर्द भी जब बहुत काम करके आते हैं वो थक के सो जाते हैं, उनमें रोमांस करने का टाइम ही नहीं होता, ना दिल करता है। इस तरह बेगम भी बहुत थक जाएगी तो नहीं कर पाएगी। तो आपको शादी करनी चाहिए कंपेनियनशिप के लिए, एक प्यार करने वाला जिसका आप ख्याल रखें, जो आपका ख्याल रखे। सही है। ना कि आपके माँ बाप का ख्याल रखे। और ये आप कुरान और हदीस छांट लें, ज़ईफ से ज़ईफ भी कोई सास ससुर के लिए आपको हदीस नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो साउथ एशियंस हैं बेसिकली। सही है। अपने कल्चर पे चल रहे हैं हम लोग। सही है। तो अगर आपके माइंड में ये होगा कि बीवी, ये एक प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना कि माशरा ऐसे चलता है, हम सोचते हैं। सही है। तो उसमें होता है कि अभी बेगम तो आती है आपके माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, आती है आपके कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए, आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए। आपके माइंड में यही होता है कि असल मकसद यही है। असल मकसद यही होता है। और बाकी तो जो बच्चे हो गए और जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो तो बस बेसिक है, उसकी तो कोई बात नहीं करता, वो तो टैबू है। तो बस फिर वही चीज़ें आपकी अच्छी से पूरी होंगी और ये चीज़ अच्छी से पूरी नहीं होंगी। ठीक है। और जबकि गर्लफ्रेंड आप बनाते हैं, ऐसी प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाते हैं, उसमें आपका माइंड नहीं होता ये सब, उसमें आपका रोमांस और सेक्सुअल नीड होती है सारी, तो फिर वो पूरी होंगी। जिसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे वो चीज़ आपकी बेहतर होगी। ठीक है। बहुत सिंपल सी लॉजिक। एक आखिरी सवाल, हमारी जो सोसाइटी है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के फ़वाइद भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो दूसरे लोगों की रवैयों की शिकायत आपसे करते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब बताएं मैं क्या करूं, उस शख्स वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस सूरत हाल में क्या आप कहते हैं, एडवाइस क्या करते हैं? सर ये बहुत कॉमन है। अच्छा। खास तौर पे खवातीन, क्योंकि वो घर में जरा पिसा हुआ तबका है ना, उन पे जुल्म होता है, डोमिनेंस होती है, वो मजबूर होती हैं अपने शौहर के उस पे। तो बहुत सारी खवातीन आती हैं, वो मजबूर होती हैं, कोई हल ही नहीं होता उनके पास। भाई अगर सास जुल्म कर रही है या नंद कर रही है या ससुर कर रहा है तो वो कैसे क्या करे उसका, वो तो तलाक के अलावा कोई हल ही नहीं रह जाता उसके पास। हाँ वो यही बोलेगी। हाँ वो यही कहती हैं कि अलहदगी होनी पड़ती है। तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी हम जो है ना वो इस्लाम से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सही है। ये साउथ एशिया का, इंडो पाक का ये कल्चर है जॉइंट, उसमें रहना, और इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, माँ बाप की जिम्मेदारी आप पे है, आपकी बेगम पे नहीं है। ठीक है, अगर आपने करनी है तो फिर बराबरी करें। अगर आपकी बेगम आपके माँ बाप की इस्त्री करती है तो फिर आप अपनी बेगम के माँ बाप के भी इस कपड़े इस्त्री करें। बराबरी का तकाजा तो यही है। ऐसे ही है, जायज़ बात है। अल्लाह ने भी आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आप पे डाली है, आपकी बेगम पे नहीं डाली। और वाइस वर्सा, बेगम के माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसके शौहर पे नहीं है, उसकी खुद पे है। तो जॉइंट फैमिली के सिस्टम में बहुत मसला होता है। ये भी एक बड़ी लॉजिकल बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा जो है ओपिनियंस होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा ही टकराव होगा, क्रिटिसिज्म उतना ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म होगा। भाई मुझे पसंद है कि सुबह सुबह ये पर्दे हटा दिया करो, जो है वो वालदा साहबा कह रही हैं कि नहीं हटाया करो। अब किसकी बात माने? कोई सिग्निफिकेंट चीज़ भी नहीं, शिकायत करते हैं, कोई सिग्निफिकेंट चीज़ भी नहीं है, मगर लड़ाई हो गई। अब किसकी माने? वो भी हटे, नहीं हटाया करो, वो कहे नहीं हटाया करो। तो ये कोई ऐसी कोई जिंदगी मौत का मसला भी नहीं, मगर लड़ाई इस पे भी हो जाएगी। ठीक है, खाने में आज फलां चीज़ बनेगी, इसने एक रोटी कम बनाई, चाय फीकी बनाई, मैं तो जाना था पहले से क्यों नहीं तैयार हुई। आपने सुनी होगी ये बात, छोटी छोटी बातें जो कि कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी की, कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। ठीक है, उस पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। और ये जितने ज़्यादा लोग होंगे एक घर में उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो अलग रहते हैं बेटा बेटी, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। कभी कभार मिलना होता है, मेहमानों की तरह मिलते हैं, प्यार मोहब्बत होता है। जो साथ रहता है बेचारा, वो बेटा भी बेटी भी दोनों जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अच्छा ये एक बात बताऊं, लोग देख रहे हो, कह रहे हैं नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। तो जब भी बात की जाती है, मेजॉरिटी की बात की जाती है, एक बड़ी मेजॉरिटी की बात की जा रही है। एक्सेप्शंस तो होते हैं हर जगह, बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये कहा है कि ये अल्लाह करे ऐसा हो, और होता भी है कि मियाँ भी बहुत लविंग है, उसके माँ बाप भी बहुत लविंग है,
बीवी भी बहुत लविंग है तो बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा है। और उसमें हम कहते हैं ठीक है साथ रहें, इतनी मोहब्बत है, कोई मसला नहीं, तो रहना भी चाहिए। मगर जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर वहाँ पे अल्टरनेटिव सोचने चाहिए कि क्या बेहतर है। ठीक है। लड़ाई तो ना सास ससुर के लिए बेहतर है ना बहू के लिए बेहतर है, दोनों ही परेशानी में। ठीक है। तो कोई ऐसा हल करें कि वो भी सुकून से रह सकें और मियाँ बीवी भी सुकून से रह सकें। उसमें बहुत सारे हल हो सकते हैं कि फ्लोर अलग करके भी देखा जा सकता है, किचन अलग करके भी देखा जा सकता है। अगर उससे ही बात नहीं बन रही तो बिल्कुल साथ साथ भी घर खरीदे जा सकते हैं, रेंट किए जा सकते हैं। उससे ही मसला हो रहा है तो दूर दूर किए जा सकते हैं। तो ये हल हर फैमिली के लिए मुख्तलिफ होगा। ठीक है। बिल्कुल, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक। ये उसमें शामिल नहीं होता कि माँ बाप को आपने जो है वो ठुकरा दिया या ख्याल नहीं रख ले, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है माँ बाप के खाने पीने की, उनकी वेलबींग की, सही से हों, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हों, यही है। माँ बाप को भी हमने नाउज़ुबिल्लाह मिनी गॉड सा बना दिया कि जो माँ बाप ने कहा आपको मानना है वरना आपने बेअदबी कर दी। हाँ, जायज़ बात। ऐसे वैसा नहीं है। अब माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा फला बिजनेस करो, ये करो, वो करो, तो आप तो नहीं मान सकते ना। आपको पता है कि वाले साहब गलत बोल रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत से उनको मना किया जाएगा ना। तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी जो बेसिक नीड्स को पूरा करना। हर बात मानना आप पे फ़र्ज़ नहीं है माँ बाप की। माँ बाप कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो, अब क्या करेंगे? नहीं सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। तो दाढ़ी नहीं रख, माए ये भी होता था काफ़ी रिसेंटली कि दाढ़ी माओं को पसंद नहीं होती थी, मना करते थे, मगर वो तो आपको रखनी ज़रूरी है। सही है। तो आप नहीं मानते ऐसी बात। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें माँ बाप की हर बात नहीं माननी होती। उनके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके अलग चीज़ों में उनके एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप सुने। मगर माँ बाप इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, अब वो उसका एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है। ऐसे ही है। ठीक है। अब वो पेशेंट के बारे में तो नहीं बेटा इसको फला दवाई दो, अब आप कहेंगे अब्बा जी ये गलत है, तो नुकसान होगा, ऐसे में नहीं दे सकता। तो जो बातें हैं आप प्यार मोहब्बत से मना करें। और आपकी वालदा की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपकी बीवी भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। दोनों में इंसाफ की ज़रूरत है। एक आखिरी पैगाम अगर आप दे सकें इस कैमरे में देखकर पब्लिक को कि मेंटल हेल्थ के अराउंड लोगों को क्या इक़दामात उठाने चाहिए और एक साइकियाट्रिस्ट के पास कब पहुंचना चाहिए? ठीक है जी जनाब, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं हमारे माशरे में जो कि लोग गलत समझते हैं। जैसे कि पहली बात तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ज़हनी बीमारियां बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह हैं। अगर आपको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो सकता है तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरी नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं। इसको जो है बुरा मानने की, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इलाज जो है इसका अपना करवाना चाहिए। जैसे आप बुखार होता है पैराडोल खाते हैं, ऐसी तरह डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन खानी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी बात है कि नफ्सियाती बीमारियों का और ज़हनी बीमारियों का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, या ज़हनी बीमारी का मतलब पागलपन होना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी ज़हनी बीमारी जिनको होती है वो आपके मुझ जैसे लोग होते हैं। हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी भी होती है। तो ज़हनी बीमारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान अपना होश खो बैठा है या पागल है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन मुबीन अख्तर साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे। काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करेंगे कि आपने जो गुफ्तगू फरमाई है इससे देखने वालों को कोई फ़ायदा हो। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बराए मेहरबानी खुदारा मेंटल हेल्थ पे भी तवज्जो दें और कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप जैसे किसी को कहते हैं कि मैं यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, किसी को कहें भाई मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ना शर्माएं। बल्कि मैं तो कहूँगा हर 6 महीने में एक सेशन ज़रूर लें साइकियाट्रिस्ट के पास, उसके पास जाएं, उसको एक 10 मिनट तक अपने मामूलात बताएं कि मैं सुबह से शाम तक ये करता हूँ और मुझे फ़लाँ चीज़ें जो है वो तंग करती हैं, इरिटेट करती हैं। तो शायद आपकी तसल्ली भी होगी, तशक्की भी होगी, और जो डॉक्टर बैठे होंगे वो आपको एक प्रोफेशनल और एक गुड एडवाइस करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।